देखिए शुरू किया जाता है। देखिए पहला जो सवाल है आपका बड़ा ही आसान है। इसमें हम लोग मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा मेट्रोलॉजी में आपका पहला जो सवाल है दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विथ इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्टैंडर्ड एंड सेंसिटिविटी। ये आपका सवाल है कि आपका जो मेजर वैल्यू होगा वो ट्रू वैल्यू के नजदीक यानी कि क्लोज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, नोन एज, किस नाम से जानेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्टैंडर्ड और सेंसिटिविटी। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग, आगे अब रिप्लाई कीजिए। रविराज ए दे रहे हैं आंसर, प्रिंस कुमार, रविराज, विकास, राहुल, सुधाकर, आमिर अख्तर, डियर मैकेनिकल, सबका ए आंसर आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। ए सही आंसर, ऐसा एक्यूरेसी होगा, क्योंकि हमने ए जो डिफिनेशन आपको लिखवाया गया था जब पढ़ाया जा रहा था मेट्रोलॉजी, तो डिफिनेशन में ही हम लोग इसी डिफिनेशन को पढ़े थे कि जो आपका ट्रू वैल्यू रहेगा उससे कितना नजदीक आपका मेजर वैल्यू पहुंच रहा है, उसी को तो एक्यूरेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ए बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं आप लोग। जो भी जवाब दे रहे हैं सबका सही है ए आंसर। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मोनू जायसवाल, कुंज बिहारी, दीपेश कुमार, राहुल कुमार, सबका सही आंसर है। आगे देखिए, हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपका ट्रू वैल्यू रहेगा उससे मेजर वैल्यू कितना नजदीक होगा उसी को एक्यूरेसी बोला जाता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि यदि कोई भी चीज को आप मेजर कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट बार बार आपको सेम रीडिंग दे रहा है, हर बार सेम रीडिंग दे रहा है, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका प्रिसाइज है। समझ गए। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड जो फिक्स किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब आपका जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं कोई भी इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, तो आप मेजर जब कर रहे हैं तो वो आपका यदि थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ तो उसको क्या कर रहा है, वो माप ले रहा है, उसको वेरिएशन को दिखा दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी, कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सेंसिटिविटी है। तो अगला सवाल देखिए इसका, द एबिलिटी बाय विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट अ स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर बाय इट इज कॉल्ड इट्स डैम्पिंग, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। सवाल दिख रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आपका लिखा हुआ है कि द एबिलिटी बाय विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट अ स्मॉल, क्या लिख रहा है, अ स्मॉल डिफरेंस, अ स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर बाय इट इज कॉल्ड इट्स डैम्पिंग, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, नन ऑफ दीज। प्रशांत कुमार का आंसर आया है बी, शिवम कुमार, रितेश कुमार बी, प्रांजल पांडे बी, समीर शेखर बी, अनीश कुमार बी, अजय कुमार यादव बी, प्रिंस बी, अभिषेक, सचिन, प्रांजल, तारा, सबका आंसर भी आ रहा है। अभी तो हम लोग जब उसका ऑप्शन को बता रहे थे कि क्या होता है, तो सेंसिटिविटी में हमने यही बताया था कि आपका जो भी मेजर कर रहे हैं उसमें यदि स्मॉल वेरिएशन आया, छोटा सा भी वेरिएशन आया, जैसे सिंपल सा हमने क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू होता है जिसपे कि आप कोई सामान दुकान से खरीदने जाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा बढ़ता है तो उसका भी वो क्या करता है, आपको दिखा देता है कि कितना इसमें ज्यादा ग्राम बढ़ रहा है आपका जो वेट है जो, तो वो क्या होता है, वो आपका जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग सेंसिटिव इक्विपमेंट बोलेंगे। बी जिनका भी आ रहा है, उदित श्रीवास्तव, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी सही आंसर है, राइट आंसर है आपका, बी सही आंसर है, बिल्कुल सही, सबका जवाब सही है। ये सब क्लासरूम में बताया गया है, इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, प्रिसीजन माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू माइनस प्रिसीजन, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है, इसका जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन कराइए। अरे पहले पढ़िए तो, मैक्सिमम ही हो रहा है, क्यों दिक्कत आपको, टेंशन हो रही है भाई,
शिवम, अभिषेक। एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एरर ऑफ मेजरमेंट, प्रीति यादव ए, नीतीश, सुनील, डियर मैकेनिकल ए, ये जो भी बता रहे हैं उनका सबका सही आंसर है, ए सही है इसका। देखिए आपका इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ये जो आपका आएगा एरर ऑफ मेजरमेंट निकल करके आता है। ये क्लासरूम का जो नोट्स है आपके क्लासरूम में ये बताया हुआ है एकदम सेम मैनर में, इसी तरह से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू या मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो दोनों सही होगा। लेकिन कोई एक ही ऑप्शन देगा तो आपको क्या याद रखना है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज इक्वल टू एरर ऑफ मेजरमेंट या मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एरर ऑफ मेजरमेंट। ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, दोनों सही है। तो ये आपका ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, राहुल शर्मा ठीक है, सचिन कुमार ए जिनका भी आ रहा है सबका सही है आंसर। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंगद कुमार ए, आदिति कश्यप ए, सचिन कुमार ए। अगला देखिए, द फ्लोइंग इज ए लाइन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लाइन स्टैंडर्ड का मेजरमेंट है? ऑप्शन दिया गया है क्या आपका? स्लिप गेज, माइक्रोमीटर, इंड बार और मेजरिंग टेप। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, देखिए आपको कितना आता है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए द फ्लोइंग इज ए लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि लाइन स्टैंडर्ड, इंड स्टैंडर्ड और वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड की हम लोग बात किए थे। वो तीनों स्टैंडर्ड का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसी से आपका सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपका लाइन स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। तो लाइन स्टैंडर्ड में क्या होता है? जो लाइन से लाइन तक का मेजरमेंट करे। तो लाइन से लाइन तक का मेजरमेंट कौन करेगा? डी सबका आंसर आ रहा है, डी बिल्कुल सही आप लोग पकड़ लिए हैं, डी सही आंसर है। कुंदन कुमार पाल पटेल गलत आंसर दे रहे हैं, आप ए बता रहे हैं। मेजरिंग टेप जो है वो आपका इंड टू इंड मेजर आपका मेजर करता है लाइन स्टैंडर्ड। जैसे देखिए स्लिप गेज जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस सरफेस से इस सरफेस तक का आपका मेजर करेगा। माइक्रोमीटर भी वही काम करता है, इस सरफेस से इस सरफेस तक का मेजरमेंट करता है। इंड बार भी वही काम करता है। लेकिन मेजरिंग टेप जो है, टेप देख रहे हैं मेजर करने वाला, वो क्या होता है? आपको सिंपल ऐसे पकड़ करके इस लाइन से इस लाइन तक का आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इस लाइन से इस लाइन तक का, सरफेस से सरफेस नहीं करता है। तो सरफेस से सरफेस वाला को इंड स्टैंडर्ड बोला जाता है। और यदि लाइन से लाइन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन स्टैंडर्ड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मेजरिंग टेप। बिल्कुल सही, जो भी मेजरिंग टेप बता रहे हैं, दीपेश कुमार, राजेश कुमार, सचिन, धीरज, मोनू जायसवाल, संजीत कुमार, सैफ अली, अभिषेक, राहुल शर्मा, दीपेश, सबका सही आंसर है डी। आगे बढ़िए, देखिए द इजी विथ विच ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड एक्यूरेटली इज रेफर टू एज। द इजी विथ मतलब कौन सा ऐसा इनमें से है जो आपके ऑब्जर्वेशन को इजी कर देता है, आसान कर देता है। इसका जवाब क्या देना है आपको? एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, रीडेबिलिटी है या प्रिसीजन है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो कोई भी चीज जब मेजर करते हैं तो आपको आसानी से वो चीज, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा भाषा में वो लिखे, रीडिंग दे कि आपको पता ही नहीं चले कि कौन सा भाषा में या कितना ग्राम कितना केजी लिखा हुआ है। तो आपको वो रीडेबिलिटी होगा इसका आंसर। तो क्या होगा कि द इजी विथ विच ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड एक्यूरेटली इज रेफर टू एज, मतलब आपका आसान कर दे, इजी कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीडेबिलिटी। अमन कश्यप ए आंसर दे रहे हैं। नहीं, ए तो अभी तो हम लोग बताएं कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी आपका होता है ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक आप पहुंच रहे हैं, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। सी आंसर सबका सही है, सी जो भी बता रहे हैं सबका सही है, सी सही है। किसलय कुमार सी, उतना सी लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, एक बार लिख दीजिए बस पता चल जाएगा। मोनू जायसवाल सी। आगे देखिए, हो गया। अगला सवाल देखिए, सिस्टमैटिक एरर आर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? हमने बताया था कि 3 तरह का एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है और रैंडम एरर होता है। अब सिस्टमैटिक एरर को ही कंट्रोलेबल एरर भी बोला जाता है। एक क्लासरूम में आपको लिखवाया हुआ है,
कंट्रोलेबल या सिस्टमैटिक ईरर के अंदर चार तरह का ईरर आता है, इन्वायरमेंटल, ऑब्जर्वेशन, आपका ये आपका इंस्ट्रूमेंटल, ये सब ईरर जो है आपका किसके अंदर, सब सिस्टमैटिक ईरर के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा रहा है कि सिस्टमैटिक ईरर कौन सा है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेगुलरली रिपीटिटिव इन नेचर, अननोन ईरर या नन ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है जवाब, इसका जल्दी जल्दी दीजिए जवाब आप लोग। क्या होता है? तारा कुमारी बी, अमन कश्यप ए, मनीष कुमार बी, मनीष कुमार ए, नीरज बी, गौरव ए। जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए इसका सही जो जवाब है वो आपका है बी, जो सिस्टमैटिक ईरर या कंट्रोलेबल ईरर जो होता है वो रेगुलरली रिपीट होता है, और इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ग्रॉस ईरर होता है वो आपका हटा नहीं सकते हैं उसको, वो ईरर जो रहेगा वो आपका ह्यूमन मिस्टेक के कारण आता है, तो ह्यूमन मिस्टेक वाला को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, वो पकड़ में ही नहीं आएगा कि क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिस्टमैटिक ईरर रेगुलरली रिपीटिव इन नेचर, रेगुलरली रिपीट करता है। जो आपका जैसे इंस्ट्रूमेंटल ईरर है, तो इंस्ट्रूमेंटल में जो आपका 5 mm यदि वो गलत बता रहा है मेजर, तो 5 mm मेजर कर रहा है तो हर बार वो 5 mm गलत बताते रहेगा, तो उस तरह के जो ईरर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक ईरर, और इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलेबल ईरर। तो ये आपका है सही जवाब, रेगुलर रिपीटिव इन नेचर। समझ गए बात को? प्रकाश कुमार बी दिए हैं जवाब, संदीप कुमार बी, अंगद कुमार बी, अभिषेक कुमार बी, सबका सही है। बी जो भी बताए हैं सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट फॉल अंडर द हेड कंट्रोलेबल ईरर। मतलब कंट्रोलेबल ईरर, कंट्रोलेबल ईरर को ही हम लोग क्या बोले थे? सिस्टमैटिक ईरर। तो उसके अंतर्गत एक इनमें से कौन सा है जो नहीं आता है? तो कैलिब्रेशन ईरर आता है। आप देखिए इसका जवाब दीजिए, पहले जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। प्रिंस कुमार, सचिन, उदित श्रीवास्तव बी। क्या इसका जवाब होगा? जल्दी जल्दी बताइए। क्या हुआ? रुक क्यों गए आप लोग? जवाब दीजिए इसका। देखिए अभी हमने तो बताया था कि जो आपका कंट्रोलेबल या सिस्टमैटिक ईरर जो होता है उसके अंतर्गत 4 ईरर आता है, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल ईरर आएगा, कैलिब्रेशन ईरर आएगा, आपका इंस्ट्रूमेंट ईरर आएगा। तो ये सब जो ईरर है वो आपका सब कंट्रोलेबल यानी कि आपका कंट्रोलेबल ईरर या सिस्टमैटिक ईरर के अंतर्गत आता है। बाकी जो आपका कैलिब्रेशन ईरर भी इसके अंतर्गत हो गया, इन्वायरमेंटल ईरर भी हो गया, रैंडम ईरर जो है वो आपका नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है? आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है? सही जवाब है। समझ गए बात को? रैंडम ईरर एक अलग टाइप है, ग्रॉस ईरर भी एक अलग टाइप है। तो इसका सही जवाब रवि कुमार शाह सी दे रहे हैं, प्रांजल पांडे सी दे रहे हैं, मुकेशर पंडित डी दे रहे हैं। डी गलत है, डी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा। पहले ईरर को आप जाकर के वो वीडियो को देखिए, या उसमें जो आपका नोट्स दिया गया है, नोट्स में भी लिखा हुआ है ईरर के बाद 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सिस्टमैटिक ईरर, ग्रॉस ईरर और रैंडम ईरर। तो रैंडम ईरर जो है वो अलग टाइप है, वो आपका सिस्टमैटिक या कंट्रोलेबल ईरर के अंतर्गत नहीं आता है। आपसे क्वेश्चन वही पूछा गया है, तो आंसर सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ स्लिप गेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्लिप गेज का नाम नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज, लीनियर गेज, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसका नाम स्लिप गेज का नाम नहीं है, स्लिप गेज नहीं है वो। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का नाम नहीं है। गेज ब्लॉक, जॉनसन गेज, लीनियर गेज, नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सुदेश कुमार सी, अनीश कुमार, शुभम, आदर्श सी, राज रोशन सी। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी आएगा। सी सही जवाब है। जो डी बता रहे हैं, जो ए बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये जब पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था स्लिप गेज को ही हम लोग गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जॉनसन गेज भी बोलते हैं उसको, लेकिन लीनियर गेज नहीं बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लीनियर गेज, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
स्लिप गेज को कितने नामों से जाना जाता है? तो 3 नाम से जानते हैं। स्लिप गेज तो उसका अपना नाम हो गया, गेज ब्लॉक और जॉनसन गेज भी उसको बोलते हैं, लीनियर गेज नहीं बोलते हैं। ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं, गोलू कुमार, मोनू, प्रिंस, राहुल, अनीश कुमार, प्रीति यादव, संतोष, संदीप, मृत्युंजय, सबका सही है। सी सही आंसर है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाउ मेनी ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर प्रेजेंट? आपको बताया गया था कि कितने तरह के ग्रेड में आपका स्लिप गेज होता है। ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 6, 4। मतलब आपका 3 तरह का होता है, 5 तरह का होता है, 6 तरह का होता है या 4 तरह का होता है। स्लिप गेज कितने तरह का होता है? स्लिप गेज को कैटेगराइज जो किया गया है, कितने ग्रेड में कैटेगराइज किया गया है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। सर इसका पीडीएफ मिल सकता है, आप नोट डाउन कीजिए ना, पढ़िए। पीडीएफ का क्या कीजिएगा, ऐसे देखेंगे आप, बाद में कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए इसका सही जवाब दीजिए। अनीश कुमार बता रहे हैं 5। अनीश कुमार का आंसर सही है 5। बाकी लोग ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, वो गलत है। देखिए आपको यदि बीआईएस के अनुसार बोलता तब 3 सही था उसका ऑप्शन। 6 सैफ अली जी गलत है, 6 नहीं होगा। उदित श्रीवास्तव 5 बता रहे हैं, सही है। सब की आपका कॉपी में लिखाया हुआ है, जिसमें आपको 5, इसका सही जवाब है 5, जिसमें लिखा हुआ था ग्रेड 2, उसके बाद ग्रेड 1, उसके बाद ग्रेड 0, ग्रेड 00 और ग्रेड के। ये आपका 5 तरह का आपका स्लिप गेज होता है। लेकिन बीआईएस के अनुसार सिर्फ 2, 1 और 0 इसी 3 में। तो बीआईएस से हम लोग को नहीं पूछ रहा है ना, हम लोग को सिंपल सवाल किया गया है कि स्लिप गेज को कितने ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो आपको जवाब क्या देना है? 5। 5 गौरव कुमार, प्रिंस कुमार, रविराज जो भी बता रहे हैं, 5 जो बता रहे हैं वो सही है। ऑप्शन बी है। गोलू कुमार भी ऑप्शन बी दिए हैं। इसके अलावा जो ए, बी, शिवम बी बता रहे थे वो गलत है उनका। हाँ सुमित पांडे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट हो गए हैं आप। देखिए आगे, ये समझ गए हैं इतने ग्रेड का होता है, 5 तरह का ग्रेड होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ स्लिप गेज? स्लिप गेज का अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग कितना साइज होता है? हमने बताया था कि स्लिप गेज जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और उसका साइज भी हमने लिखाया था। उस साइज आपको बताना है कि कौन सा साइज था। 30 mm इंटू 10 mm, 45 mm इंटू 15 mm, 20 mm इंटू 5 mm, 25 इंटू 10 mm। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। पुरुषोत्तम कुमार बी, रिप्लाई कीजिए। ए, हाँ आमिर अख्तर ए बता रहे हैं, नीरज कुमार ए बता रहे हैं, तारा कुमारी ए बता रही है, प्रशांत कुमार बी बता रहे हैं, आदर्श राज बी बता रहे हैं। सही जवाब ए जो भी बता रहे हैं उनका ए सही है। आपका ये लिखवाया हुआ है 30 इंटू 10 mm का होता है। आपका जो गेज ब्लॉक होता है या स्लिप गेज जो होता है वो इस तरह का होता है। तो इसमें जो आपका इसका जो विड्थ रहेगा वो आपका ये जो रहता है वो आपका 10 mm का रहता है इसका विड्थ, और ये जो लेंथ रहता है वो कितना mm का रहता है? 30 mm का। तो ये आप समझ गए हैं कि कितना कैसे होता है लेंथ और ब्रेथ का साइज। तो इसका ए सही आंसर है। ये जो भी बता रहे हैं उनका सही है। शिवम, राहुल शर्मा, गोलू, रविराज, डियर मैकेनिकल ए, पुरुषोत्तम कुमार ए, मनीष, अंगद, सबका ए जिनका भी आ रहा है सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्लिप गेज एसोसीरीज? इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्लिप गेज का एसोसीरीज नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है मेजरिंग जा, होल्डर, रॉड क्लैंप और बेस। मेजरिंग जा, होल्डर, रॉड क्लैंप और बेस। इसका जवाब दीजिए आप लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्लिप गेज एसोसीरीज? स्लिप गेज एसोसीरीज नहीं है, स्लिप गेज एसोसीरीज नहीं है। कौन कौन सा आपको याद क्या रखना है कि स्लिप गेज का एसोसीरीज होता कौन कौन है? ये आंसर बता रहे हैं रविकांत, प्रिंस, शिवम, किसलय कुमार डी बता रहे हैं, आमिर अख्तर ए बता रहे हैं। ये
क्वेश्चन जो है आपके नोटबुक से ही है और आप लोग जवाब गलत इस बार दे रहे हैं सब लोग, करीब करीब कुछ पेज ही पढ़े थे क्या नोटबुक का। राज रोशन सी बता रहे हैं, राज रोशन का आंसर सही है, सी आंसर सही है। आपको लिखाया गया था कि मेजरिंग जा, होल्डर, बेस ये सब जो है स्लिप गेज का एसो सीरीज है, लेकिन रॉड क्लैंप जो है वो सी आपका जो है वो एसो सीरीज नहीं है इसका स्लिप गेज का। तो इसका सही आंसर क्या है, सी रॉड क्लैंप। बात समझ में आया। मनीष बी बता रहे हैं गलत है आपका, ये याद करने वाला ही सवाल है। आप एसो सीरीज तो जानते ही हैं क्या होता है। जैसे आप सिंपल मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां भी आपको एसो सीरीज दिया जाता है, जिसमें क्या आता है कि जो आप मेन चीज ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, तो मोबाइल आपका एसो सीरीज के बिना भी काम करेगा। जैसे हेडफोन एसो सीरीज में आता है, तो हेडफोन यदि आपके पास नहीं रहेगा फिर भी आपका मोबाइल काम करेगा। तो वैसा चीज जो सपोर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी आपका जो मेन पार्ट्स है, मेन आपका इक्विपमेंट है वो वर्क करे, उसको हम लोग सबको किस में रखते हैं, एसो सीरीज के श्रेणी में रहते हैं। और कुछ जो होता है इसेंशियल पार्ट होता है कि इसके बिना, जैसे मोबाइल का बैटरी एसो सीरीज नहीं है, बैटरी नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो एसो सीरीज कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेजरिंग जा, होल्डर और ये आपका बेस जो है ये आपका क्या है, एसो सीरीज है, लेकिन आपका रॉड क्लैंप जो है वो एसो सीरीज नहीं है। रॉड क्लैंप पुरुषोत्तम कुमार जी सही आंसर है, सी सही है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर यूज ऑफ कंपरेटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर यूज ऑफ कंपरेटर। कंपरेटर जब आप यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा उसके लिए सही है, आप बताइए। पहला दिया है कैन नॉट बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, नॉट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, कैन बी यूज एज ए वर्किंग गेज, स्लो रेट ऑफ वर्किंग। ये चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। रविराज सी, मनीष कुमार सी, सी पिछला वाला का बता रहे हैं। आगे रिप्लाई कीजिए आप लोग। कंपरेटर समझते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, ये सब कंपरेटर था। मैकेनिकल ऑपरेटर में कौन कौन सा आता था, आपका डायल इंडिकेटर और सिग्मा कंपरेटर था। तो ये आपका मुकेशर पंडित बी बता रहे हैं, मनीष कुमार आनंद डी बता रहे हैं, अजय कुमार सी बता रहे हैं, सत्यम सी बता रहे हैं, नीरज सी बता रहे हैं, इरताज ब्लॉग सी बता रहे हैं। सबका मिक्सअप आ रहा है, एक जवाब नहीं आ रहा है, यानी कि कंफ्यूजन है आप लोगों को। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है वो सी आंसर दे रहे हैं और सी इसका सही आंसर है। देखिए आपका कंपरेटर तो हमने जो पढ़ाया था तो बताया ही था कि कंपरेटर का मास प्रोडक्शन में यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मास प्रोडक्शन करने का मतलब यदि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट आप बहुत सारा बना रहे हैं तो हर चीज को, हर पार्ट्स को, जैसे 5000 10,000 पीस कोई बना रहे हैं तो उस पीस को, जैसे ये आपके पेन जो है, पेन को यदि हम 10,000 पीस बना रहे हैं और इसका डाया मेजर करना है, तो हर बार डाया मेजर करना इंस्ट्रूमेंट से आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या बना दिया गया, कंपरेटर बना दिया गया, या उसके लिए गेज अलग टाइप का है, कंपरेटर बना दिया गया। और कंपरेटर जो है वो कंपेरिजन करके आपको बता देगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट, आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सही और कितना गलत है। तो इसको हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज ट्रू के लिए कर रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। ये तो मास प्रोडक्शन में होता है तो इसके अनुसार ट्रू नहीं हुआ, ये गलत हो गया। कैन नॉट भी लिख रहा है, नॉट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए भी सुटेबल है, तो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए सुटेबल है, लेकिन यहाँ नोट लगा रहा है तो सही बात नहीं हुआ। दूसरा हो गया कि कैन बी यूज एज ए वर्किंग गेज, वर्किंग गेज की तरह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी स्लो रेट ऑफ वर्किंग, इसका रेट ऑफ वर्किंग जो होता है वो आपका स्लो होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको हम लोग गेज, वर्किंग गेज की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी जो है स्लो रेट ऑफ वर्किंग होता है, स्लो रेट ऑफ वर्किंग जो है मतलब धीरे धीरे इसमें थोड़ा काम होता है। उसके बाद नोट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, ये सुटेबल होता है लेकिन यहाँ नोट लिखा है, नोट कैन नॉट बी यूज इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये बोल रहा है लेकिन होता है, मास प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अनुसार ये सब क्या है, ट्रू नहीं है। लेकिन ये बात जो लिखा हुआ है कैन बी यूज एज ए वर्किंग गेज, इसको हम लोग ट्रू मानेंगे कि आपका वर्किंग गेज की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका अगला सवाल देखिए,
फ्रॉम विच कैटेगरी सिग्मा कंपरेटर बिलोंग, सिग्मा कंपरेटर किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल कंपरेटर, मैकेनिकल कंपरेटर, पेनोमेटिक कंपरेटर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपरेटर। तो ये आपका जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए क्या होगा। सिग्मा कंपरेटर किसके कैटेगरी में नहीं, किसके कैटेगरी के बिलोंग करता है, ऑप्टिकल कंपरेटर के, मैकेनिकल कंपरेटर के, पेनोमेटिक कंपरेटर के, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपरेटर के। गौरव कुमार कैन बी यूज एज ए वर्किंग एज, सही है। बी 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 सही है, मैकेनिकल कंपरेटर सही इसका जवाब दे रहे हैं आप लोग। बी जो है मैकेनिकल कंपरेटर वो सही है। मैकेनिकल कंपरेटर को दो पार्ट में हम लोग पढ़े थे, डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर और सिग्मा कंपरेटर, ये वाला सिग्मा कंपरेटर। तो ये दोनों जो था वो किसके अंतर्गत बिलोंग करता है, तो आपका मैकेनिकल कंपरेटर के अंतर्गत। तो ये आप बात समझ में आ गए। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपरेटर ओवर अदर। मैकेनिकल कंपरेटर का दूसरे के तुलना में यदि देखा जाए तो क्या इसका एडवांटेज है, क्या फायदा है। आपको दिया है लेस मूविंग पार्ट्स, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सही जवाब इसका बताइए आप लोग। हाँ मैकेनिकल हो गया, वो सही है। अब आपको बताना है कि मैकेनिकल कंपरेटर होता है उसका दूसरे के तुलना में क्या एडवांटेज है। मैकेनिकल कंपरेटर में लेस मूविंग पार्ट, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका जवाब बी बता रहे हैं, नीरज सी बता रहे हैं। जो भी बी बता रहे हैं उनका जवाब सही है, बी वाले सही है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई। देखिए आपका जो मैकेनिकल कंपरेटर होता है तो मैकेनिकल कंपरेटर में बहुत सारा मूविंग पार्ट्स लगा हुआ रहता है। जैसे सिंपल डायल इंडिकेटर को यदि आपको याद होगा तो उसमें गियर और पिनियन लगा हुआ था, प्लंजर लगा हुआ था। तो प्लंजर जब मूव किया तब आपका पिनियन मूव करेगा, तब जाकर के आपका गियर का अरेंजमेंट मूव करेगा। तो नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स है, तो इसलिए ए तो नहीं होगा, लेस मूविंग पार्ट्स। लेस मूविंग पार्ट्स तो नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मूविंग पार्ट्स होता है। दूसरा है नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई। ये एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको यदि ऑप्टिकल लेते हैं, ऑप्टिकल कंपरेटर लेते हैं तो उसमें लाइट की आवश्यकता पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंपरेटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगा। मतलब आपको एक नीड है अदर सोर्सेस की, लेकिन आप मैकेनिकल कंपरेटर यूज करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका क्या ये मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें एक्सटर्नल सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये फायदा की बात है, एडवांटेज है आपका। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स एरर तो होता ही है। पैरेलैक्स एरर क्या होता है, आपका कोई भी चीज मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग सिंपल स्केल लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 0 1 2 3 ऐसे, और आप यदि इस पार्ट को मेजर कर रहे हैं, कोई भी पार्ट्स को, इसको, तो आप यदि देखने वाला एक आदमी यहां से ऐसे देख रहा है, एक आदमी यहां देख रहा है, एक आदमी यहां दिख रहा है, तो इसका जो साइट होगा, देखने का जो नजरिया होगा सबसे बेहतर होगा। ये सबको गलत दिखेगा, ऐसे दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका मेजर करने वाला यहाँ आए और इसके अनुसार आपका क्या यहाँ पे आए, तो ये एरर आता है, पैरेलैक्स एरर होता है। तो अब बात समझ गए, तो पैरेलैक्स एरर होता है इसमें नो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, पैरेलैक्स एरर तो होता ही है। लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लार्ज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन जो नीड है एक्सटर्नल सप्लाई का वो दूसरे के तुलना में सब में होता है। ये सब लेस मूविंग पार्ट्स दूसरे में होता है, इसमें तो नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स भी होता है, बहुत सारा नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स होता है। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल सप्लाई की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होता है। आगे देखिए, द मेजरिंग टिप ऑफ ए कंपरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी, मतलब जो मेजरिंग टिप होता है, जिस टिप का यूज करके आप कोई भी सरफेस को मेजर कर रहे हैं, उसका टिप कैसा होता है। आपको ग्राउंड होता है, कोनिकल होता है, स्फेरिकल होता है, फ्लैट होता है। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका, प्रकाश कुमार रिप्लाई कीजिए। द मेजरिंग टिप ऑफ ए कंपरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी, मतलब आप यदि कोई भी कंपरेटर का जो मेजरिंग टिप होता है
वो कैसा होता है? ग्राउंड, कोनिकल, स्फेरिकल, फ्लैट? शिवम, अनीश कुमार बी, स्फेरिकल शिवम। तारा कुमारी सी, अजय कुमार सी, डियर मैकेनिकल बी, सुमित पांडे सी, अंगद सी, शिवम। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो आपका सी है। सी जो भी बता रहे हैं उनका जवाब सही है। सी मतलब स्फेरिकल होता है, जो आपका जैसे आप डायल इंडिकेटर देखते थे तो जो प्लंजर होता था, प्लंजर में यहाँ पे जो रहता था स्टाइलस लगा हुआ रहता था, और ये स्टाइलस जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने पर पॉइंट कांटेक्ट मिलता है, और पॉइंट कांटेक्ट मिलने पर बी, उदित श्रीवास्तव गलत है, कोनिकल नहीं होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपका स्फेरिकल सही जवाब है। स्फेरिकल सही जवाब है। जिनका भी आ रहा है बहुत फास्ट आ रहा है कमेंट। देखिए गोलू कुमार सी बता रहे हैं, ठीक है। सी जो भी बता रहे हैं उनका सही है। गोलू सी, सुमन सी, नितेश कुमार बी। बी नहीं होगा, कोनिकल नहीं होगा। लगता है कि कोनिकल होता होगा, लेकिन जो स्टाइलस होता है वो आपका स्फेरिकल होता है और हार्ड मटेरियल का बना हुआ रहता है। जनरली आपका डायमंड वगैरह का भी बनता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा हार्ड मटेरियल भी यूज करते हैं। तो ये ओम प्रकाश जी बी बता रहे हैं, गलत है बी। अविनाश कुमार सी बता रहे हैं, सही है। शिवम सी, प्रीति यादव सी, स्फेरिकल राइट आंसर है, सही बात है, स्फेरिकल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मोर एक्यूरेट है? मोर एक्यूरेट मतलब जिसका ज्यादा एक्यूरेसी है। आपको जवाब देना है मैकेनिकल कंपैरेटर, स्लिप गेज, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, वर्टिकल कैलिपर। रेखा कुमारी सी, सी हो गया, पीछे वाला था वो। जवाब दीजिए इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? मैकेनिकल कंपैरेटर, स्लिप गेज, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, वर्टिकल कैलिपर। क्या आंसर होगा इसका? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होगा। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो है वो आपका मोर एक्यूरेट होता है। मोस्ट इंस्ट्रूमेंट में जो भी है उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो है, सी राइट आंसर है। सी 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 राइट आंसर है। स्लिप गेज गलत है, सी सही है। सत्यम जी सी सही है। स्लिप गेज नहीं, स्लिप गेज नहीं होगा। मोस्ट एक्यूरेट की बात कर रहा है। मोर एक्यूरेट जो बनाता है वो बताता है वो आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर बताता है, या ऑप्टिकल कंपैरेटर भी इसको बोल सकते हैं। वो ऑप्शन चेंज कर दिया था। सी सही है डियर मैकेनिकल का। गोलू सी बता रहे हैं, सी सही आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल, वाई टॉलरेंस आर गिवन टू द पार्ट्स? टॉलरेंस क्यों दिया जाता है? कोई भी पार्ट्स में टॉलरेंस जो हम लोग पढ़ते थे, टॉलरेंस क्यों दिया जाता है? ये आपका है कि बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट सेटिंग, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द असेंबली, टू रिड्यूस वेट ऑफ द कंपोनेंट, टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसका जवाब आप लोग को सबको पता होगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। हो गया, उसका सी सही आंसर था। आगे बढ़िए। सुमित पांडे जी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट साइज। हम लोग टॉलरेंस क्यों देते हैं? हमने बताया था कि टॉलरेंस इसलिए दिया जाता है कि आप कोई भी पार्ट्स को उसके जो साइज है वो साइज में नहीं बनाया जा सकता है, बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कठिनाई है, तो इसलिए उसमें क्या दिया जाता है? छूट प्रोवाइड किया जाता है, वेरिएशन दे दिया जाता है। उसी वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। सब लोग का ए ही आ रहा है, बिल्कुल ए सही है आपका। हमको पता था, ये पता होगा आप लोग को, चूंकि इसका हम लोग क्लास में जिक्र कर चुके हैं। ए सही आंसर है इसका। टॉलरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको परफेक्ट साइज में हम लोग नहीं। उदित श्रीवास्तव ये बता रहे हैं, धीरज उदित ए, ठीक है, ए सही है। अविनाश ए,
अगला देखिए ऐसे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ असेंबली, टॉलरेंस देने से आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता है असेंबली का, ये भी बात सही है, लेकिन आपका टॉलरेंस दिया क्यों जाता है, ये पूछ रहा है आपसे सवाल। तो आपको क्या बताना है कि इसको हम लोग इम्पॉसिबल है परफेक्ट साइज का बनाने का, इसलिए हम लोग उसमें टॉलरेंस दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, आपको बताया गया था कि 3 तरह का टॉलरेंस होता है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल और फंडामेंटल। यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस और फंडामेंटल टॉलरेंस। आपको बताना है कि व्हाट इज बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस होता क्या है, टोटल टॉलरेंस इज इन वन डायरेक्शन, may or may not be in one direction, total tolerance is in both the direction, none of these। जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। क्या सही आंसर है, ए बता रहे हैं। बाइलेटरल के बारे में पूछा जा रहा है, यूनिलेटरल में एक साइड में छूट दिया जाता है, बाइलेटरल में दोनों साइड में छूट दिया जाता है, और आपका फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है, जिसको टॉलरेंस ग्रेड भी बोला जाता है, उसका संख्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी जो भी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। तारा कुमारी सी, राहुल सी, प्रिंस, शिवम, गोलू, उदित श्रीवास्तव, ये देखिए सी जो है टोटल टॉलरेंस इज इन बोथ द डायरेक्शन। जो बाइलेटरल टॉलरेंस कब होगा, जब छूट हम लोग दोनों डायरेक्शन में देंगे। ऐसे मान लीजिए बेसिक साइज है और प्लस माइनस 0.02 लिखें, ये आपका प्लस में भी और माइनस में दोनों तरफ छूट है, तो इसको हम लोग कैसा टॉलरेंस बोलेंगे, बाइलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे। और यदि एक ही तरफ छूट है तो उसको यूनिलेटरल टॉलरेंस बोला जाता है। फंडामेंटल टॉलरेंस की संख्या होता है, वो आपको बताया गया था। देखिए आगे देखिए अगला सवाल, विच टाइप ऑफ टॉलरेंस प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली। ड्रिलिंग जो होता है उसमें किस तरह का टॉलरेंस जनरली प्रोवाइड किया जाता है, मोस्टली प्रोवाइड किया जाता है। विच टाइप ऑफ टॉलरेंस प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली। मोस्टली मतलब आपको ड्रिलिंग में किस तरह का टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको याद करना है कि ड्रिलिंग जो भी होता है उसमें मोस्टली जो होता है, जनरली जो होता है, वो आपका यूनिलेटरल टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो ये नहीं हम बोल रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव में दिया जाता है कि निगेटिव में दिया जाएगा। जब भी तो कब कैसा दिया जाएगा, यूनिलेटरल दिया जाएगा, मतलब एक साइड छूट दिया जाएगा। या तो आप उसको बढ़ा सकते हैं या उसको घटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यूनिलेटरल। बी इसका सही जवाब है, यूनिलेटरल टॉलरेंस। जो ड्रिल होता है, ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें जनरली किस तरह का टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है यूनिलेटरल सही है। सबका मिला जुला आंसर आ रहा है, बी सही है। प्रीति यादव का बी आंसर दे रहे हैं, सही है। विशाल कुमार सी बता रहे हैं, गलत है। बोथ नहीं दिया जाता है। ये आपको याद रखना है कि आपका जब भी ड्रिलिंग की बात होगा तो उसमें सिर्फ यूनिलेटरल टॉलरेंस दिया जाता है, बाइलेटरल टॉलरेंस उसमें नहीं दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी सही है। रोहित, मृत्युंजय बी। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। इनकरेक्ट कौन सा है इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में, इंक्रीज आउटपुट इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। तो ये आपको बताना है कि इंक्रीज आउटपुट, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूजफुल इन मास प्रोडक्शन, असेंबली टाइम इंक्रीजेज। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, इनकरेक्ट है, को जवाब देना है। सुदेश कुमार बी, ओम प्रकाश कुमार बी, अखिलेश कुमार ए, ओम प्रकाश बी बता रहे हैं। देखिए समझिए एक एक करके। इंक्रीज आउटपुट, यदि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं कि यदि आपका सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है तो कोई भी उसका यदि सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट में 5 पार्ट्स है तो उस 5 पार्ट्स में से जो पार्ट्स जिसमें जहां पे सेट करना है, कोई सा भी मशीन से खोल करके ला करके लगाएं तो उसमें सेट कर जाना चाहिए। उसी को तो हम लोग बोल रहे थे कि इंटरचेंजेबिलिटी है। तो इंटरचेंजेबिलिटी होने से आपका इंक्रीज आउटपुट जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका मशीन, नंबर ऑफ मशीन ज्यादा है तो उसमें जल्दी जल्दी आप कोई में भी सेट हो रहा है तो जल्दी आपका पार्ट्स बनेगा, तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा, सही बात है। यूजफुल इन मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, यूजफुल भी है, बढ़िया चीज है, क्योंकि आपका सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बहुत सारा बनाना है तो सब में सब सेट कर जाएगा, तो आपको मास प्रोडक्शन में यूजफुल है, बढ़िया चीज है वो। लेकिन असेंबली टाइम इंक्रीजेज, ये गलत लिख रहा है, इनकरेक्ट है। असेंबली टाइम इंक्रीज नहीं करेगा, असेंबली टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आपका घट जाएगा। चूंकि देखिए हम यदि रैंडमली दो गो पार्ट्स उठाते हैं और उस पार्ट्स को इसमें ले आकर के सेट करते हैं तो ये सेट यदि हो जा रहा है तो मतलब इंटरचेंजेबिलिटी का गुण उसमें है। लेकिन यदि ये सेट नहीं हो रहा है, हमको दूसरा खोजना पड़ रहा है कि इसमें कौन सा लगेगा, तो उसमें आपका जो असेंबली का टाइम है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप 5 गो 7 गो जब ट्राई कीजिएगा तब जाकर के कोई सेट करेगा तो अच्छा ये वाला इसका था। लेकिन यदि रैंडमली हम कोई भी उठाएं और सेट कर जाएगा, कोई भी पार्ट्स लाएं उसको जोड़ रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं तो असेंबल हो जा रहा है। तो ये तो आपका क्या कर रहा है, इंटरचेंजेबिलिटी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके असेंबली टाइम को डिक्रीज कर रहा है, मतलब घटा रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि असेंबली टाइम आपका बढ़ जा रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि असेंबली टाइम इंक्रीजेज। ये इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में जो बताया गया, इनकरेक्ट चीज हम लोग को खोजना था, ये सब सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, असेंबली टाइम इंक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं, अनूप कुमार, रमाशंकर, गोलू, धीरज, अनूप, राहुल, गोलू, उनका सबका सही है। अनूप कुमार सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ए शाफ्ट ऑफ 25 mm बेसिक साइज इज गिवन एज, ये दरअसल में ऐसे लिखा हुआ है 25 प्लस माइनस 0.03, ये आपका ऐसे लिखा हुआ 25 प्लस माइनस, यहां पे आया है गलत आ गया है, mm। फाइंड द टॉलरेंस, टॉलरेंस आपको फाइंड करना है, जल्दी जल्दी बताइए, कॉपी कलम रखे हुए हैं तो इसका जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पुरुषोत्तम कुमार डी, इसका टॉलरेंस टॉलरेंस निकालना आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं टॉलरेंस, टॉलरेंस निकालिए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं इसका टॉलरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 25.03 और लोअर लिमिट निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 24.97। एक बार क्या किए हैं, प्लस कर दिए ये वाला 25 में और 25 में ये वाला माइनस कर दिए, तो ये आपका आ गया। ये दोनों का टॉलरेंस जो होता है ये दोनों का डिफरेंस होता है, तो 25.03 माइनस 24.97, इसका जो आएगा आंसर क्या आ जाएगा 0.06 mm। यानी कि आपका जो आंसर है वो कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही। नीतीश कुमार डी बता रहे हैं गलत है आपका। ये तो बहुत ही आसान चीज आप गलत कर रहे हैं, जो भी गलत बता रहे हैं उनका देखिए, इसका सही जवाब बी जो भी बता रहे हैं, बी सब लोग का आ रहा है। सोनू कुमार दास डी बता रहे हैं, ऐसे ही बिना कुछ किए हुए कि कॉपी कलम पे कुछ किए थे। गोलू कुमार डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा, ये आपका सही जवाब बी है। आपका कैसे निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी सही आंसर है। रामाशंकर बी बता रहे हैं गलत है, विशाल कुमार बी बता रहे हैं गलत है, गौरव सही आंसर दे रहे हैं। जो भी बी बता रहे हैं वो उनका सही है, बाकी जो डी बता रहे हैं उनका गलत है, ए बता रहे हैं उनका गलत है। अगला सवाल देखिए, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज ए, ये भी वैसा ही लिखा हुआ है कि 18.6 प्लस माइनस 0.02, इसमें किस तरह का टॉलरेंस दिया गया है। ये सिंपल सा सवाल, ऐसा हमने क्लास में बताया था कि सिंपल लिख देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा टॉलरेंस दिया गया है, वही सवाल पूछा गया है कि एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज ए 18.6 प्लस माइनस 0.02, इस टर्म में ऐसे इज द केस ऑफ, किस केस में इस तरह का टॉलरेंस दिया जाता है। हो गया वो 0.6। इस सवाल पे आइए, शिफ्ट होइए। यूनिलेटरल में बोला जाता है, आपको देखना है कि यदि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू दिया है, यानी कि आपका जो जवाब दो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइलेटरल टॉलरेंस। सही जवाब दे रहे हैं, बाइलेटरल बाइलेटरल सबका बी आ रहा है, सही है, सही है, बी सही आंसर है इसका, बाइलेटरल टॉलरेंस। आगे बढ़े, देखिए इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, इंटरचेंजेबिलिटी कहां नॉर्मली अप्लाइड किया जाता है, कौन से प्रोडक्शन में, पार्ट प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन की दोनों में कि कोई में नहीं, ये आपके पास ऑप्शन है। हो गया बाइलेटरल, उसका हो गया। आगे आगे बढ़िए,
सबका सही आ रहा है, बाइलेटरल सही है, दोनों तरफ छूट दिया हुआ है मतलब बाइलेटरल होगा, एक तरफ छूट दिया गया है मतलब यूनिलेटरल होगा। और फंडामेंटल टॉलरेंस में हम लोग चार्ट से देखते हैं, वो पता नहीं चलेगा कि किस तरफ छूट दिया गया है। आगे देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, इंटरचेंजेबिलिटी जो है नॉर्मली कहां अप्लाइड किया जाता है, ये आपको जवाब देना है। मास पार्ट प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में, दोनों में, किसी में नहीं। हाँ, इसका भी सही जवाब जो भी बता रहे हैं मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन सही है। इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो मास प्रोडक्शन में, जैसे सिंपल सोचिए, आपको कोई एक ही चीज बनाना है तो एक चीज बना करके आप उसमें सेट कर दे रहे हैं, वो सेट हो गया। मास प्रोडक्शन में क्या हो गया कि आपको कोई भी पार्ट्स बनाना है, वो नंबर ऑफ पार्ट्स बनाना है, मतलब 1000 10,000 पीस बनाना है। अब 10,000 पीस बनाना है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगेगा। हो सकता है कि 5 पार्ट्स को मिल करके एक मशीन बनाया जा रहा है, तो उसका पांचों पार्ट्स 5 जगह बना और एक जगह ले आन करके असेंबल कर दिया गया। तो उसमें एक तो गुण होना चाहिए ना कि उस 10,000 पीस में से कोई भी एक पीस उठा करके यहाँ पे सेट किए इसके उस पीस के साथ, तो वो सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए कौन बना हुआ है, तो उसको हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें टाइम टेकिंग है, ज्यादा लगेगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण जो है वो किस में यूज किया जाता है, मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो मास प्रोडक्शन इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड आर, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यानी कि BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो आपका टॉलरेंस ग्रेड होता है उसकी संख्या कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। जवाब आपका ऑप्शन है 18, 25, 16 और 20, मतलब 18 होता है, 25 होता है, 16 होता है, 20 होता है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मास प्रोडक्शन सही था रोहित जी, उसका हो गया। मास प्रोडक्शन इज राइट आंसर, सही है गौरव कुमार, मास प्रोडक्शन ठीक है। आगे शिफ्ट होइए, हो गया मास प्रोडक्शन। इसका देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार यानी कि BIS के अनुसार आपका जो टॉलरेंस ग्रेड होता है उसकी संख्या कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 18, 25, 16 और 20। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 16 सुमित पांडे ये बता रहे हैं, 16 गलत है नितेश कुमार, ये आपका 18 होता है। हमने बताया भी था क्लासरूम में, ये सब बड़ा आसान सवाल है। 18 होता है, इसको कैसे डिनोट हम लोग करते हैं, IT 00, IT 01 और IT 1 से लेकर के IT 16 तक। तो ये आपका 16 हो गया, एक 17 और एक 18। ये आपको सवाल बताया गया था। 18 रविराज सही बता रहे हैं, 18 सही बता रहे हैं। सत्यम कुमार 25 आप कंफ्यूज हैं, वो फंडामेंटल डिविएशन की संख्या 25 था, इसलिए तो 25 ऑप्शन में हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल डिविएशन की संख्या 25 होता है। और आपका फंडामेंटल टॉलरेंस या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस या टॉलरेंस ग्रेड बोला जाएगा, तो उसका जवाब आपको कितना देना है, 18। यदि फंडामेंटल टॉलरेंस भी बोलता है तो भी 18 होगा। आपको बोलता है फंडामेंटल डिविएशन, तब आपको बताना है 25। फंडामेंटल डिविएशन की संख्या 25 होता है, तो इसलिए 25 भी ऑप्शन में रहता है पहले या दूसरे नंबर पे ही, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो रहता है, क्योंकि आप उसी में फंडामेंटल टॉलरेंस भी पढ़े हैं और फंडामेंटल डिविएशन भी पढ़े हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 कौन सा था और 18 कौन सा था। तो टॉलरेंस ग्रेड या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, या आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल टॉलरेंस, तो आपको जवाब देना है 18। और यदि आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल डिविएशन की संख्या कितना है, तो आपको बताना है 25। ये सही आंसर है अनूप कुमार। रोहित 18 सही है, 18 जो भी बता रहे हैं यानी कि ये ऑप्शन उनका सही है। आगे देखिए, प्लग गेज इज यूज फॉर मेजरिंग, प्लग गेज का इस्तेमाल किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, शाफ्ट का, सिलेंड्रिकल बोर का, स्फेरिकल होल का, स्क्रू थ्रेड का। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हो गया उसका। अगला सवाल देखिए, ए प्लग गेज इज यूज फॉर मेजरिंग, प्लग गेज का इस्तेमाल किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, शाफ्ट का, सिलेंड्रिकल बोर का, स्फेरिकल होल का या स्क्रू थ्रेड्स का। जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठोकिए लाइक और शेयर कीजिए। देखिए सर अनूप के नाम बोलिए प्रिंस श्रियांश बोल रहे हैं, अनूप के नाम बोलिए। बोल तो दिया भाई, अब क्या बोलूं। इसका सही जवाब सिलेंड्रिकल बोर होगा, सिलेंड्रिकल बोर सही है। देखिए, शाफ्ट के लिए हम लोग प्लग गेज यूज नहीं करते हैं, रिंग गेज यूज करते हैं। यहाँ पे सिलेंड्रिकल बोर जो भी बता रहे हैं उनका सही जवाब है बी, सही है। सबका बी आ रहा है। श्रियांश गलत बता रहे हैं, डी। अविनाश सही है,
ए नहीं, बी ऑप्शन सही है आपका, सिलेंड्रिकल बोर, वो भी गलत है। हाँ, बी जिनका भी आ रहा है सही है, सिलेंड्रिकल बोर ही सही है। आगे देखिए अगला सवाल, ए पॉजिटिव एलवाइंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन ए। पॉजिटिव एलवाइंस किस में होता है? आपका पॉजिटिव एलवाइंस, दो तरह का एलवाइंस जानते हैं आप लोग। एलवाइंस क्या होता था कि दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में कितना गैप है या किस तरह का रिलेशन बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? एलवाइंस बोलते थे। तो अब एलवाइंस को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, पॉजिटिव एलवाइंस और निगेटिव एलवाइंस। पॉजिटिव एलवाइंस को हम लोग क्या बोलते थे? मैक्सिमम एलवाइंस भी बोलते हैं, और निगेटिव वाला को मिनिमम एलवाइंस बोलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव एलवाइंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन डैश फीट, किस फीट में पॉजिटिव एलवाइंस मिलता है? जवाब दीजिए, सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर सही है। अगला इसका सवाल जवाब दीजिए। क्या होगा? इंटरफेरेंस बता रहे हैं, लगता है इंटरफेरेंस के जैसे है, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? आपका बी जो है क्लियरेंस फीट, वो सही जवाब है, क्लियरेंस फीट। देखिए होता क्या है कि आपको सिंपल हमने क्लास में बताया था कि एलवाइंस कब देखना है, दो पार्ट्स का देखना है, एक होल का और एक शाफ्ट का। तो होल और शाफ्ट में हम लोग को मैक्सिमम पॉजिटिव एलवाइंस मतलब मैक्सिमम एलवाइंस होना चाहिए। मैक्सिमम एलवाइंस कब होगा? जब होल को हम लोग बड़ा से बड़ा बना दें, और बड़ा से बड़ा कितना बना सकते हैं? अपर लिमिट के बराबर। और शाफ्ट को छोटा से छोटा बना दें, और छोटा से छोटा बना कितना सकते हैं? लोअर लिमिट के बराबर। तो ये दोनों, होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, तो जो आपका एलवाइंस होगा वो पॉजिटिव एलवाइंस होगा। और जब पॉजिटिव एलवाइंस हुआ तो होल बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, तो कौन सा फिट होगा? आपको रिलेट करना है, तो क्लियरेंस फिट ही तो होगा। होल इतना बड़ा है और शाफ्ट छोटा है, तो उसमें क्लियर जाएगा, मतलब स्पेस रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस सही है रोहित कुमार, सही है क्लियरेंस। हाँ, जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं क्लियरेंस उनका सही है, जो समझ रहे हैं। रामाशंकर कुमार, अरे सिलेंड्रिकल बोर उसी पिछले वाले सवाल का था, क्लियरेंस। राहुल कुमार शर्मा, आगे बढ़िए। अंगद कुमार, बी सही है। आगे देखिए, क्लियरेंस सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, द फ्लोविंग इज यूज टू चेक द डायामीटर ऑफ होल। इनमें से किसका इस्तेमाल होल के डायामीटर को चेक करने के लिए करते हैं? होल के डायामीटर को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लग गेज का, रिंग गेज का, स्लिप गेज का, ऑल ऑफ द एबव का? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सर बोथ नहीं हो सकता है। नहीं, बोथ नहीं होगा। इंटरफेरेंस में तो आपका होल छोटा रहता है, जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल में। सत्यम कुमार ध्यान दीजिए कि आपका इंटरफेरेंस फिट कब होगा? होल एकदम छोटा और शाफ्ट बड़ा, तब न जाकर के रेलवे का जो पहिया जुड़ा हुआ रहता है शाफ्ट का, इंटरफेरेंस फिट में, उसमें होल को आपको गर्म करना पड़ता है, होल को हीट देना पड़ता है। तो उसका जो होल होता है वो आपका क्या करता है? एक्सटेंड करता है, बढ़ता है। उसके बाद फिर उसमें शाफ्ट जाता है, और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, तो उसमें ग्रिप बन जाता है, पकड़ बना लेता है। तो इंटरफेरेंस फिट में हमेशा निगेटिव एलवाइंस होगा, यानी कि मिनिमम एलवाइंस होगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो होल के डायामीटर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े प्लग गेज का इस्तेमाल जो है वो आपका किसके लिए किया जाएगा? होल के डायामीटर के लिए किया जाएगा। रिंग गेज का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा? रिंग गेज का शाफ्ट के डायामीटर चेक करने के लिए। सिंपल रिंग गेज के लिए हमने एग्जांपल बताया था कि आप जब अंगूठी बनवाने के लिए सुनार के पास जाते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास, तो वहां पे आपके अंगुली का डाया चेक करने के लिए क्या करता है? वो डिफरेंट गोल तरह के रिंग रखे हुए रहता है, उस रिंग को लगा करके देखता है कौन सा वाला सेट कर रहा है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है? वो रिंग उसी से रिलेट करके याद रखना है कि रिंग गेज क्या होता है। शाफ्ट का, अंगुली क्या हो गया? शाफ्ट हो गया। तो शाफ्ट के डाया चेक करने के लिए रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप गेज का इस्तेमाल क्या करते हैं? स्लिप गेज का इस्तेमाल साइन बार के साथ किया जाता है। स्लिप गेज का इस्तेमाल जो है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच के गैप निकालने के लिए किया जाता है। तो ये सब स्लिप गेज के, ऑल ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होल के डायामीटर निकालने के लिए हम लोग प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो भी बता रहे हैं उनका सही जवाब है प्लग गेज। सही है सचिन कुमार, प्लग ए सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, गो एंड नो गो गेज इज ए टाइप ऑफ। गो और नो गेज जो टाइप होता है गेज का, वो किस तरह का होता है? ब्लैक गेज होता है, या स्लिप गेज होता है, या रिंग गेज होता है, या लिमिट गेज होता है? गो और नॉट गो
कौन सा गेज के अंतर्गत आता है? सही जवाब इसका आप लोग टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। प्लग गेज वो हो गया, प्लग गेज। आगे बढ़िए, इसमें कौन सा है जो गो और नॉट गो गेज के टाइप है? ब्लैक गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज और लिमिट गेज। यहां पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लॉक गेज होना चाहिए था, ब्लॉक गेज होना चाहिए था। तो ये आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन दे रहे हैं, लिमिट गेज। डी जो भी बता रहे हैं उनका सही है। बहुत बढ़िया आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। लिमिट गेज सही आंसर है, बिल्कुल सही। गो और नॉट गो जो है वो लिमिट गेज के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। रणधीर, तारा, सबका सही है। अनूप, आगे देखिए, which one of the following is not an angle measuring device? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, एंगल मेजर नहीं कर सकता है? वो आपका ऑप्शन दिया है बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, कॉम्बिनेशन स्क्वायर और एंगल आयरन। आपको जवाब बताना है, जल्दी रिप्लाई कीजिए। लिमिट गेज वो हो गया, पिछला वाला के था। आगे बढ़िए। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि एंगल मेजर नहीं कर सकता है? बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, कॉम्बिनेशन स्क्वायर और एंगल आयरन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बेवल प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। साइन बार का इस्तेमाल भी एंगल मेजर करने के लिए ही करते हैं, टेपर मेजर करने के लिए। कॉम्बिनेशन स्क्वायर का यानी कि कॉम्बिनेशन सेट का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। लेकिन एंगल आयरन जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि ये जो है एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। ऑप्शन डी सही है, कॉम्बिनेशन स्क्वायर नहीं, ऑप्शन डी एंगल आयरन पे कोई भी चीज को, कंपोनेंट को फिक्स करके उस पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उस पे एंगल आयरन नाम चलता है, लगता है कि एंगल आयरन एंगल मेजर करने वाला डिवाइस होगा, लेकिन ये मेजर करने वाला डिवाइस नहीं है। एंगल आयरन पे हम लोग कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब को रख करके उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या आपका लेथ मशीन में उसको सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है दूसरे इंड पर। ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं एंगल आयरन, उनका सही आंसर है, सही है। ऑप्शन डी वाले सब सही हैं। रितेश, हाँ बहुत लोग बता रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर इज यूज फॉर आपका ऑप्शन दिया है एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट और फ्लैटनेस मेजरमेंट। ये तो बड़ा ही आसान है, तुरंत जवाब दीजिए इसका, फटाफट दीजिए। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एंगुलर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मेजरमेंट के लिए, आपका हाइट मेजरमेंट के लिए और फ्लैटनेस मेजरमेंट करने के लिए। हाँ एंगल आयरन हो गया। अगला देखिए, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? उदित श्रीवास्तव, डी। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या आएगा, रिप्लाई कीजिए। ये बिल्कुल सही, एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी एंगल मेजर करना रहेगा हम लोग यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर से ही इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट जो होता है वो आपका 5 मिनट का होता है, यानी कि 5 मिनट का, इससे कम से कम हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। 5 मिनट जो एंगल ना पाता है ना मीटर में, तो एंगुलर वाला सही है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है कि जो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होगा उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 5 मिनट का होता है, यानी कि कम से कम जो आपका यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर जो एंगल माप सकता है वो 5 मिनट तक का माप सकता है, उससे कम वाला ये मेजर नहीं करेगा। तो 5 मिनट बहुत कम हो गया, यानी कि बहुत अच्छा, मतलब ये आपका आएगा किसमें? प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। तो ये सही है इसका एंगुलर मेजरमेंट। अगला सवाल देखिए, ये सही है, उदित श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे हैं। साइन वार इज यूज टू मेजर, सबका जवाब सही है। रोहित, सचिन, संजीत, रमाशंकर, घनश्याम, पुरुषोत्तम, सचिन। देखिए साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? सरफेस रफनेस के लिए, गियर प्रोफाइल के लिए, इंटरनल टेपर के लिए, एक्सटर्नल टेपर के लिए। मैं थोड़ा सा घुमाया है तो आप भी घूम जाइए और जवाब दीजिए। बताइए साइन बार का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सरफेस रफनेस का, गियर प्रोफाइल का, इंटरनल टेपर का, एक्सटर्नल टेपर का।
साइन बार का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सरफेस रफनेस के लिए, गियर प्रोफाइल के लिए, इंटरनल टेपर के लिए और एक्सटर्नल टेपर के लिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन दो ही चीज में होता है कि आपका इंटरनल टेपर होगा कि एक्सटर्नल टेपर होगा। तो आपका जब भी साइन बार का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो साइन बार जो सरफेस रफनेस गलत है दीपेश कुमार जी, सरफेस गलत है। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो एक्सटर्नल टेपर के लिए होगा। टेपर ही, साइन बार से तो हम लोग टेपर ही यूज करते हैं ना। साइन बार में ऐसे लगा देते थे, ये साइन बार था और साइन बार के दोनों एंड पे आपका क्या लगा हुआ रहता था? रोलर लगा हुआ रहता था यहाँ और यहाँ। और इस रोलर पे आपको क्या, इसको सरफेस प्लेट पे रख दिए। यहाँ पे आपको स्लिप गेज को लगाना है, स्लिप गेज का नंबर ऑफ स्लिप गेज लगा देना है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लैंप करना है। क्लैंप करने के बाद आपको डायल इंडिकेटर चला करके इस पे देखना है कि आपका कितना वेरिएशन आ रहा है। उसी से तो हम लोग एंगल कैलकुलेट करते थे यहाँ का थीटा। ये वाला लेंथ आपको पता होता था एल, और ये रोलर से रोलर तक का डिस्टेंस पता होता था बी। तो ये जब दोनों निकल जाता था तो यहाँ का साइन थीटा निकाल देते थे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो ये आपका पी आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो पी बाई एच से निकाल देते थे। ये आपका पता है एक्सटर्नल टेपर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। ओके सर, डी सुमित पांडे, ठीक है, ओके डी 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 सही है। डी जो भी बता रहे हैं एक्सटर्नल टेपर, उनको आपके कंसेप्ट के साथ ध्यान में रखना है कि क्या जवाब हम लोग देंगे। तो एक्सटर्नल टेपर सही है। अगला सवाल देखिए, टेलर प्रिंसिपल इज कंसर्न विद। टेलर प्रिंसिपल किसके साथ कंसर्न होता है? पेनोमेट्रिक कंपैरेटर, इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट, गेजिंग मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। आपका टेलर प्रिंसिपल गो और नोट गो पर बेस्ड था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। टेलर प्रिंसिपल पे हम लोग बात किए थे, गो और नोट गो, नो गो जो था उसी पे बेस्ड था, उसी पे काम कर रहा था टेलर प्रिंसिपल का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेनोमेट्रिक कंपैरेटर, इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट, गेजिंग मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? गेजिंग मेजरमेंट। गेज का ही काम तो कर रहा था, गो और नोट गो गेज ही है ना। तो इसका सही जवाब सी। सी जो भी बता रहे हैं, रुपेश कुमार रंजन, अभिषेक, शुभम, उनका सही जवाब है घनश्याम मिश्रा, सी सही आंसर दे रहे हैं। तारा कुमारी सी। सी जिनका भी आ रहा है, देखिए एक आप गलत कर रहे हैं, रामाशंकर जी, डी नहीं होगा। आप कॉपी पढ़िए, उसमें से सब समझ में आ जाएगा। गेजिंग मेजरमेंट सही है, गेजिंग मेजरमेंट सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, कैलिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट कंसर्न विद। कैलिनोमीटर का इंस्ट्रूमेंट का यूज कहां किया जाता है? लीनियर मेजरमेंट में, राउंडनेस मेजरमेंट में, एंगुलर मेजरमेंट में, ऑल ऑफ द एबव में। क्या होगा सही जवाब? रिप्लाई कीजिए। आपका जो कैलिनोमीटर है, कैलिनोमीटर एक डिवाइस है, देखे थे उसमें। तो कैलिनोमीटर जो है वो आपका सिंपल, ये आपका सरफेस जो आपका ये था बबल प्रोटेक्टर, उसी पे काम करता था। तो ये आपका कैलिनोमीटर जो है वो किस पे काम कर रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट का काम करता है? लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, राउंडनेस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ऑल ऑफ द एबव के लिए यूज करते हैं। हाँ, इसका सही जवाब सी ऑप्शन सही है। एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सी जो भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है एंगुलर मेजरमेंट। बिल्कुल राइट, जो भी बता रहे हैं सबका सही है। दीपेश, घनश्याम, विकास, सबका सही है। अगला सवाल देखिए, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज आल्सो कॉल्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को क्या बोला जाता है? मीडियम, वेरिएंस, मोड, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई कीजिए। हो गया एंगुलर मेजरमेंट, वो पिछला का था। ठीक है, अगला देखिए, ये जो आपका क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग वेरिएंस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही है, बी सही है। ये आपको याद रखना है, इसमें कंसेप्ट नहीं, आपको याद रखना है इसका कि जो आपका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन के, उसके स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेरिएंस बोलते हैं। तारा कुमारी बी बता रही हैं, सब जो भी बी बता रहे हैं उनका सही है। वेरिएंस सही है, वेरिएंस सही है, बिल्कुल सही। और इसी के साथ आप लोग का मेट्रोलॉजी का पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो। यूनिट 1 हम लोग शुरू करते हैं मेट्रोलॉजी का।
देखिए यूनिट 1 में जब हम लोग शुरू किए थे तो बात किए थे कि आपको टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जिसमें एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, सेंसिटिविटी है, रीडेबिलिटी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, बहुत सारा चीज है। ठीक है, हो गया, गुड मॉर्निंग। अब आगे देखिए ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सबको समझते चलेंगे। टर्मिनोलॉजी में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में या फिर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिव, 4-5 को एक साथ ग्रुप बना करके बोलेगा कि इसको डिफाइन कीजिए। तो देखिए आपका एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि जो आपका ट्रू वैल्यू है उससे मेजर वैल्यू कितना क्लोज पहुंच रहा है, कितना क्लोज पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसीजन किसको बोलते हैं? प्रिसीजन क्या होता है? जैसे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वार्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने वाला, उससे आप मेजर कर रहे हैं और हर बार यदि वो सेम रीडिंग दे रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज है। और एक कब होगा? जब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसका लीस्ट काउंट जितना ही कम रहेगा उतना ही ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? प्रिसाइज रहेगा, उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज रहेगा। जैसे आपका माइक्रोमीटर का 0.01 लिस्ट काउंट है एलसी, और आपका वार्नियर कैलिपर का 0.02 यानी कि 20 माइक्रोन का, तो कौन ज्यादा प्रिसाइज हुआ? आपका लिस्ट काउंट जिसका कम है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, तो आपका माइक्रोमीटर ज्यादा प्रिसाइज हो गया। प्रिसीजन जब हम लोग पढ़ाए थे तो उसमें आपको डिटेल से बताया गया था कि क्या है, कैसे है। आगे देखिए, देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, तो इट इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी, ये आपका डिफिनेशन हो गया। ये आपका प्रिसीजन का डिफिनेशन हो गया कि इट इज ए मेजर ऑफ द प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट के प्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब बार बार वही चीज दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका प्रिसीजन है। और उसको क्लोज वैल्यू कितना है आपके ट्रू वैल्यू के, आपका जो मेजर वैल्यू है कितना क्लोज पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। एक्यूरेसी कैन बी इंप्रूव, एक्यूरेसी को इंप्रूव किया जा सकता है, प्रिसीजन को कभी भी इंप्रूव नहीं किया जा सकता है। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मींस कंफर्मिंग ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को कंफर्म करता है। ये टर्म प्रिसाइज मींस क्लियरली डिफाइन करेगा। हाई एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय लो प्रिसीजन, मतलब बढ़िया एक्यूरेसी लो प्रिसीजन के साथ आपका ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी के साथ ऑब्टेंड किया जा सकता है। जैसे बात को समझिए, जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज हमको 10 mm का बनाना है, 10 mm का डाया का इसको बनाना है। अब 10 mm के जगह हम 9 mm का ही बनाए तो आप प्रिसाइज तो इसको बना दिए, बार बार मेजर कीजिएगा तो 9 ही बताएगा, लेकिन आप इसको जो है आपका एक्यूरेसी जो है वो ऑब्टेंड नहीं हुआ, एक्यूरेसी ऑब्टेंड नहीं हुआ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाई एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑब्टेंड विद लो प्रिसीजन, लो प्रिसीजन के साथ हाई एक्यूरेसी को ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाई प्रिसीजन जो है वो आप लो एक्यूरेसी के साथ ऑब्टेंड कर सकते हैं। If true value is 10 mm, then 9.99 mm is more accurate than 9.92। देखिए 9.99 ज्यादा क्लोज हो गया 10 के, तो ये जो आपका वैल्यू हुआ ज्यादा एक्यूरेट हो गया। 9.992 कम है इसमें 10 से, तो ये जो है वो क्या हो गया? कम एक्यूरेट हो गया। उसी तरह से यदि ट्रू वैल्यू आपको 10 mm दिया गया है, ऑब्टेन रीडिंग आप 10.001 किए, 10.002 किए, 003, मतलब 5-7 बार मेजर किए और सब में अलग अलग वैल्यू आ रहा है, लेकिन उसका जो आपका मीन वैल्यू आ रहा है 10.003 आ रहा है, मतलब आपका जो है करीब करीब अप्रॉक्स सबके बराबर ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया है वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिविटी समझते हैं। सेंसिटिविटी में क्या होता है कि आपका जो भी स्मॉल वेरिएशन को यदि आपका डिटेक्ट कर रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या कर रहा है? स्मॉल वेरिएशन को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू देखते हैं दुकान में, उसमें क्या होता है आप थोड़ा सा भी डालिएगा, कुछ भी चीनी खरीदने गए हैं या चावल खरीदने गए हैं, जो भी खरीदने गए हैं, उसमें थोड़ा सा भी यदि उसमें इंप्रूव कर दिया जाता है तो उसका वो वेरिएशन बताने लगता है। वो आपका क्या कर रहा है? सेंसिटिव है कि आपका थोड़ा सा, जैसे तराजू था जो पुराना जमाना वाला, उस तराजू में क्या होता था कि आप थोड़ा सा यदि ज्यादा है तो वेरिएशन पता नहीं चलता था, डिटेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो आया तराजू उसमें क्या कर रहा है? छोटा सा वेरिएशन को भी डिटेक्ट कर ले रहा है। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल वेरिएशन को भी डिटेक्ट कर ले उसको क्या बोलेंगे? सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सेंसिटिविटी उसके पास है, ठीक है।
उसके बाद देखिए रीडेबिलिटी क्या होता है। रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने योग्य बनाना, रीड करने योग्य बनाना। अब ऐसा नहीं कि जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट ऐसा लैंग्वेज में लिख करके आए कि जो आप पढ़ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि क्या दे रहा है। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा होगा विवेकानंदी। टेलीग्राम ग्रुप में नेम सा, टेलीग्राम ग्रुप में नेम आपका वही है जो पुराना नाम था आपका, एसवीटी मैकेनिकल 5th सेमेस्टर ऐसे करके है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आ जाएगा। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उससे। रीडेबिलिटी है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू हैव इट्स इंडिकेशन कन्वर्टेड टू ए मीनिंगफुल नंबर। मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा लैंग्वेज में लिख करके आए जो आप पढ़ ही नहीं पाए, तो उसके पास क्या हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट के पास की रीडेबिलिटी का गुण नहीं है। यदि रीडेबिलिटी का गुण रहेगा तो वो क्या करेगा, एक आपका पार्टिकुलर नंबर में देगा जो कि आपका मीनिंगफुल नंबर होगा, जिसको कि आप पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, आगे देखिए। रिपीटेबिलिटी होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द आउटपुट रीडिंग कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार थोड़ा सा समय के लिए दिखाया रीडिंग और तुरंत खत्म हो जाए, तो वो आपका रिपीटेबिलिटी नहीं हुआ। मतलब आप जब मेजर कर लिए हैं तो मेजरमेंट जो है थोड़ा देर रुकना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड के लिए दिखाया और खत्म हो जाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट में पता ही नहीं चल पाएगा कि आप मेजर जो किए हैं वो कितना आया, रीडिंग नहीं देख पाइएगा, तो उसमें परेशानी होता। इसलिए एक गुण भी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के पास, रिपीटेबिलिटी का। ठीक है, ये समझ गए आप। आगे देखिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ ए रीडिंग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी व्हेन इंडिविजुअल मेजरमेंट आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर, डिफरेंट मेथड और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट कंडीशन में यदि आप मेजर कर रहे हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट को, तो वही वैल्यू आ रहा है जो आप उसको, जो कि आपका मल्टीपल नंबर ऑफ ड्यूरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं तो भी वो वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। आगे देखिए, कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन होता है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि यूज कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं ये पता होना चाहिए। जैसे आप यदि बार्नियर कैलिपर से कोई चीज मेजर कर रहे हैं और बार्नियर कैलिपर खुद उसमें एरर है, वो 10 mm में तो नहीं, माइक्रोन में 20 माइक्रोन या 30 माइक्रोन गलत बता रहा है वो आपको रीडिंग, तो वहां पे क्या होगा, आपका 30 माइक्रोन गलत बता रहा है तो आपका रीडिंग गलत आ जाएगा। लेकिन कैलिब्रेशन करने से क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। कैलिब्रेशन में क्या किया जाता है, जैसे सिंपल स्लिप गेज देखे हैं आप लोग, स्लिप गेज लिए, स्लिप गेज में क्या करेंगे कि आपका माइक्रोमीटर से स्लिप गेज का आपका डायमेंशन फिक्स होता है। अब स्लिप गेज का डायमेंशन फिक्स है, वहां पे हम माइक्रोमीटर या बार्नियर कैलिपर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाएं और उससे मेजर करके देखें, तो मेजर करके जब देखें और इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत मेजरमेंट दे रहा है, मतलब क्या हो गया कि हमारा स्लिप गेज तो फिक्स है, फिक्स अमाउंट का है, फिक्स डायमेंशन का बना हुआ है, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गलत बता रहा है, इसका मतलब गलती किस में है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है। तो वहां पे हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, चाहे जैसे भी हो, कि किस तरह से ये सुधरेगा उसका अलग प्रोसेस है, वो आपका जो प्रोडक्शन करता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो समझाएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोसेस जहां पे कि सुधारा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिब्रेशन, कि मतलब इंस्ट्रूमेंट को ही चेक कर रहे हैं कि ये सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए आगे ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी क्या होता है कि आपका यदि कोई भी चीज होता है और इंटरनेशनल लेवल पे उसका स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उस इंटरनेशनल लेवल को नेशनल लेवल तक लाना और फिर नेशनल लेवल से आपका वर्किंग लेवल जो है वहां तक ट्रांसफर करना, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेसिबिलिटी। लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल से नेशनल स्टैंडर्ड एंड देन ट्रांसफर ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड टू वर्किंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल इंडस्ट्री लोकेटेड इन दैट कंट्री। मतलब जिस कंट्री में हो रहा है, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल से जो स्टैंडर्ड आ रहा है वो नेशनल लेवल तक आएगा, और नेशनल के बाद जो आपका वर्किंग इंडस्ट्री है, जहां पे कि इंडस्ट्री काम कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उस सब इंडस्ट्री में यदि हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेसिबिलिटी बोलेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या होगा, जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको बड़ा करके दिखाए, मैग्नीफाई करना समझते हैं, तो ये आपका हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट मेनी times to make more readable. It is made possible by using principle of mechanical, optical, electrical, electronics. मतलब उसको कैसे मैग्नीफाई किया जा सकता है, मैकेनिकल से किया जा सकता है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके आपका उसको इंप्रूव किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग हो गया शैलेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। आ रहा है आवाज, अविनाश जी आवाज मिल रहा है ना, ठीक है, हो गया। राहुल सुमन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
उसके बाद आपका आता है ईरर के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। ईरर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक में सबसे पहले एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस देख लीजिएगा, जो आपको बताया गया है, जो आपका टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन, उस टर्मिनोलॉजी के डिफिनेशन को समझते जाना है, तभी लिख पाइएगा। डिफरेंस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। ईरर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरर से सवाल पूछ सकता है आपसे। बहुत बढ़िया जा रहा है सर, ठीक है प्रिंस कुमार जी, ध्यान दीजिए। ईरर क्या होता है, ईरर जो होता है कोई भी आपका मेजर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ईरर बोलते हैं। ईरर का परसेंटेज निकालना रहता है, तो वो कैसे निकालेगा, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। अब ईरर जो होता है वो आपका तीन तरह का होता है। एक कंट्रोलेबल ईरर होता है जिसको कि सिस्टमैटिक ईरर भी बोलते हैं, दूसरा आपका रैंडम ईरर होता है, और तीसरा जो होता है वो आपका ग्रॉस ईरर होता है, और तीसरा जो है रैंडम ईरर होता है। अब देखिए कंट्रोलेबल या सिस्टमैटिक ईरर जो होता है वो चार तरह का होता है। एक इंस्ट्रूमेंटल ईरर जो कि इंस्ट्रूमेंट में ईरर आएगा, इन्वायरमेंटल ईरर जो कि आपका इन्वायरमेंट कंडीशन के, बेसिकली प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, हवा वगैरह यदि तेजी से चल रहा है तो इंस्ट्रूमेंट का आपका मेजरमेंट लेने में दिक्कत होगा, तो उस तरह का जो ईरर आएगा उसको किसके कारण, इंस्ट्रूमेंट इन्वायरमेंटल के कारण आएगा। ऑब्जर्वेशनल ईरर में आपका ह्यूमन ईरर हो जाता है, जैसे ऑब्जर्व आप गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, तो ये आपका किसके अंतर आएगा, ऑब्जर्वेशनल ईरर के। थ्योरेटिकल ईरर में कुछ कुछ ऐसा ईरर होता है जो कि आपका थ्योरेटिकली ईरर हो जाता है, तो उसको हम लोग थ्योरेटिकल ईरर बोलते हैं। यहाँ पे सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है, वही चीज जो हमने समझाया अभी, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस ईरर जो होता है मेनली कवर द ह्यूमन मिस्टेक। ग्रॉस ईरर जो होता है वो आपका मेनली किसके कारण ही होता है, आपका ह्यूमन मिस्टेक के कारण ही होता है, इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब आप जहां से देखना चाहिए, सामने से यदि देखना चाहिए और सामने से आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको किसी तिरछा देख रहे हैं या आपका कोई इंक्लाइन लाइन से देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग शंकर कुमार जी, गुड मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट का टाइम दीजिए सर थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, लिख लीजिएगा ना, देख लीजिएगा वीडियो, तो फिर से आप देख सकते हैं, उसमें क्या है। तो ये आपका ड्यू टू ओवरसाइट हो जाएगा। दे कैन बी अवॉइड ओनली बाय टेकिंग केयर इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट डेटा। ये आपका हो गया रैंडम ईरर जो होता है, इसको अनअवॉइडेबल ईरर भी बोलते हैं। अनअवॉइडेबल मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ ईरर आर एक्सीडेंटल इन नेचर एंड दे अकर रैंडमली एट एनी टाइम। A specific cause of their occurrence cannot be determined by any method, therefore they cannot be avoided। मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बात है सिस्टमैटिक ईरर और रैंडम ईरर का आपका डिफरेंस। ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। दीज ईरर आर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेटिव इन नेचर एंड आर ऑफ सिमिलर फॉर्म। मतलब ये आपका कंसिस्टेंटी ऑफ रिपीट करते रहेगा, मतलब हर बार जो आपका ईरर आ गया वो हर बार ईरर आते ही रहेगा, उसको हम लोग सिस्टमैटिक ईरर में रहेंगे। और दीज ईरर आर नॉन कंसिस्टेंसी एंड एक्सीडेंटल इन नेचर। ये आपका नॉन कंसिस्टेंसी होता है, मतलब लगातार आ गया तो ऐसा नहीं कि अगला बार भी वही आ ही जाएगा ईरर। और ये आपका एक्सीडेंटल नेचर का होता है, मतलब अचानक से आ सकता है। दे आर इनहेरेंट इन द मेजरिंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह आपका मेजरिंग सिस्टम का या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इनहेरिट होता है, मतलब गुण रहता है उसमें। दे अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये आपका इम्प्रॉपर कंडीशन के कारण हो जाता है। दीज ईरर कैन नॉट बी, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऊपर बैठिए ना। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा पॉइंट है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका पीडीएफ है आपके लोग के पास, देख लीजिएगा। जगदीश पत्रा जी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपका टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे आप आइए, या फिर आप जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपसे वहां डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्वांटिटी टू बी मेजर, देखिए सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग मेजर, कौन से इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करें, क्या मेजर करना है, इसको देखने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा कि क्वांटिटी टू बी मेजर, मतलब हमको कौन सा क्वांटिटी मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है कि हाइट मेजर करना है कि डेप्थ मेजर करना है कि एंगल मेजर करना है। यदि सपोज कीजिए हमको लेंथ मेजर करना है और हम इक्विपमेंट जो उठा लिए, सिलेक्ट कर लिए, वो एंगल मेजरमेंट करने वाला ले लिए, तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो आपका रीडिंग जो है वो गलत आएगा, इंस्ट्रूमेंट मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा क्वांटिटी हमको मेजर करना है, लेंथ या हाइट या डेप्थ या फिर आपका एंगल।
तो ये हम लोग करेंगे रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे माइक्रोमीटर जो छोटा वाला सबसे होता है 0 से 25 mm तक का मेजरमेंट करता है, हमको मेजर करना है 60 mm, तो 0 से 25 वाला कभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसको हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, तो हमको सबसे पहले देखना है कि हमको मेजरमेंट कितना करना है, कौन सा क्वांटिटी मेजर करना है और ये इंस्ट्रूमेंट कितना तक, उसी के अनुसार सिलेक्ट करेंगे कि इसका रेंज कितना है। उसके बाद प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट, हमको यदि प्रिसाइज मेजरमेंट करना है मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू को भी मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। मोर एक्यूरेसी, जो बढ़िया एक्यूरेसी के साथ करे उसको लेंगे। सेंसिटिविटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसके पास सेंसिटिविटी का गुण होना चाहिए, मतलब स्मॉल वेरिएशन को डिटेक्ट करे, और क्या होना चाहिए, आपके पास रीडेबिलिटी का गुण होना चाहिए। रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने जोग वो रीडिंग दे आपको। फिक्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन एंड रैंडम एरर डज नॉट है फिक्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन, आई एम राइट, यस यस, ठीक है गौरव कुमार जी सही बोल रहे हैं, वो लिखवाया हुआ है, आप देख लीजिएगा वहां पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, एसवीटी आपका 5th सेम मैकेनिकल लिखा हुआ है, उस पे है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे आप टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे या मैसेज कीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या उसके नंबर पे फोन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दीपक कुमार जी देखिए आप, इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट में इजी होना चाहिए, लो कैपिटल कॉस्ट। अब ऐसा नहीं कि आप इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा खरीद लीजिए, इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका कम कॉस्ट का होना चाहिए, कैपिटल जो हो कम इन्वेस्टमेंट हो। इजी फॉर मेंटेनेंस एट लो कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस जो होना चाहिए लो कॉस्ट में, कम से कम खर्चा में मेंटेनेंस हो जाना चाहिए। सिंपल इन डिजाइन, सिंपल इन डिजाइन, डिजाइन में सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का डिजाइन रहेगा तो उसको आपको ऑपरेट करने में, उसको आपको यदि चला रहे हैं तो बहुत सारा पार्ट लगा हुआ है तो बहुत सारा फ्रिक्शन होगा, तो वो आपका एरर आते रहेगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, सिंपल डिजाइन होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग हायर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखिए ये आपका परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इस टाइप का सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रिकॉशन क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर होता है। स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर का स्टैंडर्ड तो आप समझते होंगे कि कोई भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि उसको फिक्स करता है कि ये आपका, जैसे हम लोग जानते हैं कि मीटर के लिए आपको कोई भी लेंथ मेजर करने के लिए मीटर का एक बड़ा सा रॉड ले लिया गया और उस रॉड को क्या कर दिया गया, लैब में रख दिया गया है और उसी को मान लिया गया कि 1 मीटर का है। तो ये आपका, उसको हम लोग क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी एस्टेब्लिश बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी विच कैन बी रिप्रोड्यूस, मतलब हम लोग एक बार उसको मान लिए कि 1 मीटर है और उसके बराबर जो भी अब रहेगा सब 1 मीटर रहेगा, ऐसा ही ना स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। तो ये द रोल ऑफ एंड सपोर्ट द सिस्टम विच मेक मेजरमेंट पॉसिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके लिए एनपीएल एक है, एनपीएल मतलब 1900 में एस्टेब्लिश हुआ था, यूके में उसका ऑफिस है। इंडिया में एनपीएल जो आया 1947 में आया, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ये इंडिया का जो चलता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर, सीएसआईआर मतलब प्रशांत एट द सेम 5 मैकेनिकल एसवीटी, हाँ यही है, आप इस पे डाल दिया जाएगा, आप वहां पे देख लीजिएगा प्रभात रंजन जी, ठीक है एट द सेम 5 मैकेनिकल एसवीटी, इसी पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये देखिए सीएसआईआर क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीएल इंडिया जो है किस किस काउंसिल के अंडर में काम करता है, तो सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपका मेंटेनिंग नेशनल स्टैंडर्ड एंड इंश्योरिंग फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब आपका नेशनल स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है कि हाँ ठीक है, और उसको इंटरनेशनल से आपका इंश्योर करता है कि आपका नेशनल वाला जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपका इंश्योर करता है। इंपीरियल स्टैंडर्ड में यार्ड और मीटर जो होता है वो आपका हैव बीन स्टैंडर्ड माना गया है। यार्ड भी आपका लेंथ मेजरमेंट का यूनिट है और मीटर भी आपका मेट्रिक सिस्टम का है, और ये आपका इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में हम लोग यार्ड में मापते हैं। पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर।
देखिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका 3 तरह का स्टैंडर्ड बताया गया है, एक लाइन स्टैंडर्ड, इंड स्टैंडर्ड और वेवलेंथ स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप लाइन से लाइन मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे आप सिंपल मेजरिंग टेप यूज कर रहे हैं, तो मेजरिंग टेप में आप यदि इसको मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ ही मेजर कर पाइएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्टैंडर्ड है, जिसमें कि मेजरिंग टेप आप या स्टील रूल वगैरह का यूज कर रहे हैं तो होगा। लेकिन यदि हमको इस सरफेस से इस सरफेस तक का मेजरमेंट करना है, इस सरफेस से इस सरफेस तक का ऐसे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंड स्टैंडर्ड बोलेंगे, सरफेस टू सरफेस मेजरमेंट के लिए किसका, इंड स्टैंडर्ड। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका वेवलेंथ स्टैंडर्ड। वेवलेंथ स्टैंडर्ड में फिजिकल कुछ नहीं है, उसमें क्रिप्टॉन 86 का यूज करके आपका क्या किया गया है, क्रिप्टॉन 86 जो होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो तो फिजिकल फॉर्म नहीं ना होता है, वेवलेंथ लाइट के पास होता है। अब उसको गुजार दिया जाता है, उसको क्रिप्टॉन मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ, ड्यू टू दिस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इट कैन बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनल वेवलेंथ स्टैंडर्ड। इससे क्या किया गया है कि वेवलेंथ को चला दिया जाता है क्रिप्टॉन 86 का, जो कि आपका सेम वेवलेंथ का इंड स्टैंडर्ड सरफेस टू सरफेस, हाँ इंड स्टैंडर्ड सरफेस टू सरफेस होता है। कौन सा मोबाइल फोन है, अरे कोई सा भी मोबाइल फोन है, उससे क्या मतलब है, आप देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, आपका क्रिप्टॉन 86 से किया जाता है, इसमें आपका 1 ये वैल्यू याद रखना है 299,792,458 ऑफ सेकेंड। इतना सेकेंड में कितना दूर वो ट्रेवल किया डिस्टेंस, उसी के अनुसार पे वो लेंथ का मेजरमेंट कर लेता है कि इतना लेंथ हुआ। तो ये आपका है, उसको देखिएगा। उसके बाद लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड का आपसे क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। सब क्लास में बताया हुआ है आपका, इसमें क्लास में बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करवाया जा रहा है। जो नहीं पढ़े हैं, जो नया जुड़े हैं, वो लोग को भी समझ में आ जाएगा, और जो पढ़े हुए हैं उनको तो बेहतर समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस बिटवीन टू इनग्रेवेड लाइन यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ, मतलब आपका लाइन से लाइन मेजरमेंट कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, लाइन स्टैंडर्ड। दो फ्लैट या पैरेलल सरफेस के बीच में मेजरमेंट कर रहा है तो आपका क्या हो गया, इंड स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका लिमिटेड टू ±0.2 मीटर mm for high accuracy scale have to be used in combination with microscope, high accurately measurement of close tolerance with ±0.001 मीटर। ये आपका ज्यादा स्टैंडर्ड के साथ देता है, ये आपका कम स्टैंडर्ड के साथ देता है। कैन नॉट बी इजिली अलाइन विथ एक्सिस ऑफ मेजरमेंट, इसको एक्सिस ऑफ मेजरमेंट के साथ अलाइन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने बताया कि इस लाइन से इस लाइन तक मेजरमेंट करना है तो बीच में ही मेजरमेंट हो रहा है, ऐसा तो श्योर नहीं कर रहे हैं हम, जो कि मेजर कर रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट बीच में ही है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सरफेस से सरफेस करते हैं, कैन बी इजिली अलाइन विद द एक्सिस ऑफ मेजरमेंट, सरफेस से सरफेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सिस अलाइन हो जाएगा। तो ये आपका है क्विक एंड इजी। क्विक एंड इजी लाइन स्टैंडर्ड जो होता है, क्विक एंड इजी होता है, बहुत आसानी से आप नाप सकते हैं। जैसे स्केल से नाप रहे हैं या आप टेप रूल्स टेप जो है उससे मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग टेप, तो वो आसानी से हो जाएगा। सर ऑटोमोबाइल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजिए ना। अब ऑटोमोबाइल का क्या कीजिएगा, 5th सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल लिखे मिल जाएगा, ठीक है, हाँ हो जाएगा, मिल जाएगा। थैंक्स सर, आई एम न्यू हेयर फॉर सपोर्ट। थैंक यू विशाल जी। देखिए आगे पढ़िए, किसी का भी फायदा हो रहा है तो बढ़िया बात है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अब आप लोग यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सिस, क्विक एंड इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग। स्टैंडर्ड वाला में, इंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेमी स्किल वर्कर, आप मेजरिंग टेप से या स्केल से कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी, जिसके पास स्किल नहीं है, वो भी आदमी आपका क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपका सरफेस टू सरफेस मेजरमेंट करने के लिए आप माइक्रोमीटर, वार्नियर कैलिपर वगैरह यूज कीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा स्किल पर्सन चाहिए, तो वहाँ पे आपका ये स्किल पर्सन हो जाएगा। लो इक्विपमेंट कॉस्ट, इसका इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत लो होता है, मेजरिंग टेप आसानी से आपको सस्ता दाम में मिल जाएगा। और आपका जो हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होता है इंड स्टैंडर्ड का, जैसे माइक्रोमीटर, वार्नियर कैलिपर हमने बताया, ये सब क्या है, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो ये आपका स्लिप गेज अगला है। स्लिप गेज या जॉनसन गेज भी इसको बोलते हैं। स्लिप गेज क्या होता है आप लोग जानते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। स्लिप गेज रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो कि आपका 30 × 10 mm थिकनेस अलग अलग होता है, सबका अलग अलग थिकनेस होता है, तो उसी के अनुसार जो होता है एज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। मटेरियल जो होता है स्लिप गेज के लिए एलॉय स्टील यूज किया जाता है। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील को यूज करके हम लोग बनाते हैं किसका, एक मटेरियल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्लिप गेज का मटेरियल या जॉनसन गेज का मटेरियल कौन सा होता है, तो एलॉय स्टील ही आपको याद रखना है। हार्डेन और क्विंचेड करके इसको फिनिश कर दिया जाता है, मतलब फिनिश करने के बाद इसको हार्ड और क्विंच कर दिया जाता है कि मटेरियल जो है जल्दी रिमूव ना हो, आपका सरफेस जल्दी खराब ना हो। ये आपका है। आगे देखिए
स्लिप गेज यूज फॉर मेजरमेंट। देखिए स्लिप गेज का ग्रेड हम लोग से पूछता है, तो ग्रेड जो होता है वो कितने तरह का होता है, 5 ग्रेड एक्यूरेसी होता है इसमें। ग्रेड 00 जो होता है जिसको वर्कशॉप और प्रोडक्शन ग्रेड भी बोलते हैं, ये जो आपका होता है वर्कशॉप में आपका मशीन के टूल चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 जो होता है जो आपका टूल रूम में यूज होता है, जहां टूल बनता है वहां पे यूज किया जाता है। और ग्रेड 0 जो होता है इसको इंस्पेक्शन ग्रेड बोलते हैं, ये जो आपका होता है यूज इन इंस्पेक्शन ग्रेड फॉर मशीन शॉप, मशीन शॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड 00 जो होता है इसको रेफरेंस ग्रेड भी बोलते हैं, यूज फॉर, ये आपका 1 और 2 ग्रेड वाला को चेक करता है कि सही है या नहीं। तो ये 4-5 तरह का होता है। एक ग्रेड के है जिसको कैलिब्रेशन ग्रेड बोलते हैं। कैलिब्रेशन ग्रेड मतलब नाम से आप समझ गए होंगे, इसका क्या करेगा, कैलिब्रेट करेगा। कैलिब्रेट करेगा मतलब इंस्ट्रूमेंट को चेक करेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रोबिन सिंह जी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं। हर बार आपको बढ़िया यहाँ से मिलते रहेगा, हर बार मिलते रहेगा। और अगले सेमेस्टर में कोशिश कीजिए आप लोग कि ऑफलाइन मोड में हम लोग से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हाई एक्यूरेसी ये आपका हो गया। देयर आर डिफरेंट गेज आर अवेलेबल, जैसे बहुत सारा अवेलेबल जो है, इसको नोट में हम लोग समझे थे। M45 है, इसी से हम लोग बनाने के लिए सीखे थे आप लोग का वो M45 है, मतलब 45 का अरेंजमेंट का है। M87 है, M112 है, M105 है, एक्सेट्रा है। M मतलब मेट्रिक सिस्टम को डिनोट करता है, मतलब मेट्रिक सिस्टम मतलब आपका mm सेंटीमीटर मीटर में मेजरमेंट देगा, और ये आपका मेट्रिक सिस्टम होता है। और ये नंबर ऑफ स्लिप गेज इन सेट, कितना सेट का स्लिप गेज है, 45 में 45 को रहेगा, डिफरेंट टाइप का। 87 में 87, इसमें समझ सके होंगे। यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज, जब हम लोग कहीं भी जोड़ करके कुछ बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप, मतलब कम से कम स्लिप गेज यूज करके हम लोग काम कर लेते हैं। रिंगिंग प्रोसेस होता है, रिंगिंग प्रोसेस में क्या होता है, 2 गो स्लिप गेज को आप ऐसे चिपकाइएगा तो वो चिपक जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार 3 ही ग्रेड माना गया है, 2, 1 और 0 BIS के अनुसार। लेकिन ऐसे पूछता है तो कितना हम लोग जवाब देंगे, 5। लेकिन BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज या जॉनसन गेज की संख्या कितना होता है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको कितना बताना है, 3 बताना है। सर फी क्या होगा, फिर फी का बात हो जाएगा, आप आइए तो सही, मिलिए एक बार, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी उसमें मत जाइए। देखिए स्लिप गेज का एसओ सीरीज, यहां से इंस्ट्रूमेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेता है कि कौन सा, इसमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा जो है स्लिप गेज का आपका एसओ सीरीज नहीं है। तो एसओ सीरीज नहीं है तो एसओ सीरीज है, उसको हम लोग याद रखेंगे। मेजरिंग जा हो गया, सब्सक्राइबर एंड सेंटर पॉइंट हो गया, फॉर मेकिंग पर्पस के लिए होल्डर और बेस, यही चीज जो है वो क्या है आपका स्लिप गेज का एसओ सीरीज है, ये आपका हो गया। आगे देखिए यहाँ पे कंपैरेटर हम लोग पढ़ेंगे। कंपैरेटर जो होता है वो आपका कंपेयर करके बताता है, कोई भी यूनिट का मेजरमेंट जो है उसको कंपेयर करके देगा। तो ये आपका जो होता है, पढ़िएगा यहाँ से कंपैरेटर क्या क्या है। देखिए रिक्वायर्ड फॉर गुड कंपैरेटर का क्या क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट, रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका डिजाइन जो होना चाहिए वो मजबूत, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लीनियर स्केल होना चाहिए, हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए, वर्सेटिलिटी होना चाहिए, मटेरियल रिस्पांस, टेम्परेचर इफेक्ट, सेट मैकेनिज्म, मिनिमम इनर्शिया, इजी प्लंजर लिफ्टिंग, ये सब गुण होना चाहिए इसमें। और इसका जो टाइप्स होता है वो टाइप्स आपका क्लासिफिकेशन के यदि हम लोग बात करें तो मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है, पेनोमेटिक कंपैरेटर होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर होता है, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है। मैकेनिकल कंपैरेटर के हम लोग बात करें तो उसमें 2 तरह का होता है, एक आपका डायल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिग्मा कंपैरेटर। सिग्मा कंपैरेटर तो ये आपका 2 तरह का होता है। डायल इंडिकेटर में कंस्ट्रक्शन हम लोग इसका समझ लेते हैं यहाँ पे कि कैसे काम कर रहा है। देखिए ये डायल इंडिकेटर का ये फिगर आपको बताना है, जिसमें ये जो लगा हुआ है ये क्या है, आपका प्लंजर है। प्लंजर से क्या करता है, प्लंजर जब आप ये स्टाइलस जो होता है कोई भी सरफेस पे मूव करवाइएगा तो प्लंजर यदि सरफेस आपका इस तरह का है तो ये प्लंजर जो है अप एंड डाउन होगा, मतलब रेसिप्रोकेट करेगा। अब जब रेसिप्रोकेट करता है तो यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, आपका यहाँ पे लगा हुआ है पिनियन। पिनियन जो है रैक के साथ पिनियन जुड़ा हुआ था, रैक यहाँ पे लगाया गया ना, रैक ये वाला, इस रैक पे पिनियन जुड़ा हुआ है। पिनियन क्या करेगा कि पिनियन रोटेट करेगा, पिनियन जब रोटेट करेगा तो गियर बी को घुमा देगा, और गियर बी जो है गियर सी को घुमा देगा, और गियर सी जो है गियर डी को घुमा देगा। अब जब गियर डी को घुमा देगा और गियर डी से जुड़ा हुआ है एक और छोटा सा पिनियन जो जहां से कि आपका पॉइंटर लगा हुआ रहता है, नीडल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपका मेन स्केल लगा हुआ रहता है। जब ये
पिनियन ई घूमेगा तो ये फ्लैक्चुएट करेगा नीडल पॉइंटर, और जब ये फ्लैक्चुएट करेगा तो क्या करेगा, आपका मेजरमेंट को बता देगा कि कितना ये आपका जो सरफेस है उसका रफनेस बताएगा। उसको आपको इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत जगह पे करते हैं, उसके इस एप्लीकेशन को भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए, आपका इसका इस्तेमाल करते हैं साइन बार के साथ, आपका साइन बार के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। इसका हम लोग ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म जैसे ओबेलिटी, सरफेस का रफनेस, ये सब चीज चेक करने के लिए, टेपर चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका पोजिशनल एरर ऑफ पैरेललिज्म, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस वगैरह के लिए भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, वो आप पढ़िएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल का कंपैरेटर में कौन सा आ सकता है, कंपैरेटर में आपको ये दोनों याद करके जाना है, डायल इंडिकेटर और आपका सिग्मा कंपैरेटर, ये दोनों में से कोई आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेम में ऑनलाइन क्लास नहीं होगा क्या सर? देखिए ऑनलाइन क्लास होगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जुटना है जयंत यादव जी, कि कोशिश करना है कि ऑफलाइन मूड में जुड़े, क्योंकि ऑफलाइन में जो फीलिंग होता है, पढ़ने में मजा आता है, वो आपका ऑनलाइन में नहीं आ पाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ऑफलाइन मूड में मिले हम लोग, और ऑफलाइन में ज़्यादा फायदा होगा आपको। देखिए सिर्फ नॉलेज थोड़ा बहुत ऑनलाइन में ले लेने से आप कंपटीशन फेस नहीं कर पाइएगा, तो इसलिए आप ऑफलाइन में मिलिए, वहाँ पे ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, डियर मैकेनिकल कंपैरेटर समझ गए कौन सा होता है। उसके बाद आपका ये सिग्मा कंपैरेटर का एक कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। देखिए इसमें आपका एक प्लंजर इसमें भी लगा हुआ रहता है। प्लंजर में ये आपका जॉब के सरफेस पे चलेगा। यहाँ पे जब प्लंजर मूव करता है तो ये नाइफेज जो है मूव करता है, नाइफेज मूव करता है तो मूविंग मेंबर मूव कर जाता है, और जब मूविंग मेंबर मूव करता है तो ये जो आर्म है, वाई आर्म जिसको बोलते हैं, वाई आर्म मूव करता है, और वाई आर्म जो मूव करता है तो पॉइंटर जो है वो फ्लैक्चुएट करता है इस डायरेक्शन में। जब फ्लैक्चुएट करता है तो उसको हम लोग स्केल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये जब पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इसका वर्किंग पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए मैग्निफिकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका हो गया। उसके बाद पेनुमेटिक कंपैरेटर का भी इंपॉर्टेंट है। पेनुमेटिक कंपैरेटर न्यूमेटिक कंपैरेटर है, इसका जो है एयर से काम करता है। तो आपका एयर कंप्रेसर लगा रहता है, एयर कंप्रेसर फिल्टर करता है एयर को, कंप्रेस एयर को फिल्टर करने के बाद यहाँ पे ऑरिफिस लगा रहता है, जिसके कारण बैक प्रेशर होता है। इसमें वाटर टैंक होता है, जिसके कारण कि आपका मैनोमीटर में इसका प्रेशर बताता है कि कितना बैक प्रेशर लग रहा है। अब ये सरफेस को यदि हमको चेक करना है तो यहाँ पे यदि स्पेस ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से जो एयर रिमूव हो रहा है वो एयर ज़्यादा मात्रा में रिमूव होगा। सुपर सर, पढ़ना है तो आशुतोष सर से ही। शुभम आनंद, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पिक भी ड्रा करना होगा सर? बिल्कुल करना होगा सौरभ कुमार जी, पिक के बिना कैसे इंजीनियरिंग होगा। कोचिंग कहाँ है सर? आदित्य आनंद जी, कोचिंग राजीव नगर में पटना है। टेक्निकल क्लासेस बिहार का सबसे नंबर 1 कोचिंग सेंटर, सबसे पुराना कोचिंग सेंटर और सबसे विश्वासी कोचिंग सेंटर। आप आइए वहाँ पे जुड़िए। देखिए तो ये क्या करता है, समझिए सिलेबस को समझिए, वो बाद में बात कर लेंगे हम लोग, नंबर तो आप लोग के पास होगा ही। तो इसमें क्या करेंगे, ये जब स्पेस ज़्यादा रहेगा तो एयर जो निकलेगा वो ज़्यादा एयर निकलेगा। अब ज़्यादा एयर निकलेगा तो ऑरिफिस से आगे एयर जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो ये क्या करेगा, बैक प्रेशर लगेगा। बैक प्रेशर में मैनोमीटर में आपको वैल्यू बताएगा कि आपका जो है वो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है वो अनइवन है, तो ये चेक कर देगा आपका। इसका पढ़िएगा, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। इसका हम लोग वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने बताया, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद करके जाइएगा, पढ़ करके जाइएगा एक बार। उसके बाद अगला हो जाता है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और हर सब्जेक्ट में इसको 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके होंगे। आप थर्ड सेमेस्टर यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे तो उसमें टॉलरेंस, लिमिट और फिट आपका आया होगा, यहाँ पे भी आया है, और ये हर सब्जेक्ट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इंटरचेंजेबिलिटी एक टर्म होता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी पार्ट्स, यदि मशीन जो है, सपोज कीजिए हमारे पास लेथ मशीन 3 गो है। लेथ मशीन कितना है? 3 है, नंबर ऑफ 3 है मशीन, 1, 2 और 3। अब दोनों 3 में से कोई एक पार्ट किसी का खराब हो जाता है तो उस पार्ट को हम किसी दो मशीन जो बचा हुआ है उसमें से उस पार्ट को खोल करके लाएं और इस मशीन में लगाएं, तो वो क्या होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। और यदि सेट हो जा रहा है मतलब उस पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है। और कहीं कहीं आप ऐसा देखते होंगे कि कोई नट खराब हो गया और दूसरा नट उसमें सेटे नहीं कर रहा है, वो कब करेगा, तो उसी कंपनी का नट सेट करेगा जिसमें कि आपका उसका लगा हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसको जो है वो नहीं किया जा सकता, वो इंटरचेंजेबिलिटी का गुण वहाँ नहीं है। लेकिन इंटरचेंजेबिलिटी का गुण है तो उसके जगह दूसरा कोई भी पार्ट जो है वहाँ पे सेट कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण बोलेंगे। आगे देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी के बाद आपका आ जाएगा एडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेज क्या क्या है, इंक्रीज इन प्रोड्यूसिबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी इंक्रीज करता है। जैसे इंक्रीज करने का मतलब समझ रहे हैं कैसे, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई पार्ट्स बनाया और वो पार्ट एक ही मशीन में सेट करेगा, उसी का दूसरा मशीन है उसमें सेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप पार्ट ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। लेकिन कोई भी मशीन में आपका पार्ट बनाया हुआ है, सेट कर जा रहा है, मतलब आपके पास पार्ट के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत सारा बना करके आप रख सकते हैं। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, अब जब बहुत सारा चीज़ बनाइएगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाता है। हम लोग जानते हैं जैसे कहीं भी आप जाते हैं, आप बात करते हैं कि हमको एक पीस बनवाना है तो उसका कॉस्ट वो ज़्यादा लेगा, लेकिन उसी को आप बोलिएगा कि हमको 100 पीस होगा, 100 पीस बनवाना है, 500 पीस बनवाना है, तो उसका कॉस्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो लो प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लो हो जाता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो जाता है। अब किसी मशीन का पूरा खराब हो प्ले लिस्ट, तो द लिंक बिलो ऑफ कंटिन्यू वाचिंग द प्ले लिस्ट टू द लिंक बिलो टू कंटिन्यू वाचिंग द प्ले लिस्ट टू बिलो। क्या लिख रहे हैं आप, सब्जेक्ट टू वाइज टीचर है सर? अरे बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टीचर है, सब सब्जेक्ट का टीचर है आदित्य आनंद जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आइए। अंकित सर अपना नंबर दीजिएगा, लास्ट में बात करिएगा, मिल जाएगा। ये आपका करेगा लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो जाएगा। इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकता है यदि आप बहुत सारा चीज बना रहे हैं तो। लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है कम से कम लगेगा। इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या, असेंबली दो तरह का होता है, एक सिलेक्टिव असेंबली और एक नॉन सिलेक्टिव असेंबली। सिलेक्टिव असेंबली उसी को बोलते हैं जहाँ के कि कोई भी पार्ट्स किसी के में भी लग जाएगा तो सिलेक्टिव असेंबली हो गया। नॉन सिलेक्टिव असेंबली उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। उसके बाद टॉलरेंस क्या होता है कि आपका परमिसिबल वेरिएशन इन साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस, मतलब आपके साइज में छूट दे दिया जाता है, उसी छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। जैसे छूट देने का मतलब यदि कोई हमको 10 mm मतलब 10 mm का बनाना बोले तो कोई ऐसा मशीन नहीं है मैकेनिकल इंडस्ट्री में मतलब 10 बना दे, उसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस रहना चाहिए, मतलब छूट जो है वो देना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो सके। तो ये टॉलरेंस अल्जेब्रिक डिफरेंस भी होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। एक डिफरेंशन आपको ये लिखना है कि द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ ए पार्ट के आपका हम लोग परमिसिबल वेरिएशन मतलब हम लोग परमिट दे देते हैं कि आपको इतना छूट देना है, वेरिएशन करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका परमिसिबल वेरिएशन। ये हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है 3 तरह का होता है जनरली, एक यूनिलेटरल, एक बाइलेटरल और एक फंडामेंटल टॉलरेंस। फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है वो चार्ट में देखा जाता है, जिसको कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, IT01, IT01, IT0, IT1, IT2, IT16 तक। तो 16, 1 और 17 मतलब टॉलरेंस ग्रेड, फंडामेंटल टॉलरेंस या ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की संख्या कितना होता है, तो आपसे पूछेगा तो कितना जवाब देना है, 18 देना है। उसके बाद यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। यूनिलेटरल टॉलरेंस मतलब एक डायरेक्शन में यदि छूट दिया जाता है। इसका ये वाला इमेज बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको आप लोग को बनाना है, ये वाला जैसे बना हुआ है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल लिए थे, उसी एग्जांपल से बनाए थे। अब बाइलेटरल टॉलरेंस में आपका दोनों तरफ मतलब ये बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट है तो बाइलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा। इसको डायग्राम को यहाँ से बना लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है लिमिट। लिमिट जो होता है 2 तरह का होता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। उसका हम लोग यहाँ पे डायग्राम बता दिए हैं। डिविएशन जो होता है वो आपका 3 तरह का डिविएशन होता है, एक्चुअल डिविएशन, अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन और एक और फंडामेंटल डिविएशन होता है। 4 तरह का होता है। अब फंडामेंटल डिविएशन की संख्या पूछता है तो फंडामेंटल डिविएशन की संख्या हम लोग कितना बताएंगे, 25 बताएंगे। फंडामेंटल डिविएशन की संख्या कितना है, 25। एक्चुअल डिविएशन क्या होता है, आपका सब डिफरेंस होता है किसका, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड द बेसिक साइज। एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिविएशन। उसी तरह से मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के डिफरेंस को अपर डिविएशन। उसी तरह से मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज के आपका अलजेब्रिक डिफरेंस को लोअर डिविएशन बोलेंगे। ये आपका आ जाएगा। यहाँ नोट में आपका अपर डिविएशन के लिए ES से डिनोट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ES से आपका इसका मतलब स्कर्ट सुपीरियर हो गया होल के लिए, और स्मॉल ES जो होता है शाफ्ट के लिए होता है, इसका भी मतलब स्कर्ट सुपीरियर। लोअर डिविएशन के लिए EI से करते हैं, उसको होल के लिए कैपिटल और शाफ्ट के लिए स्मॉल। ये आप देखिएगा एक बार समझ में आएगा। यहाँ पे आपका डिविएशन दिखाया गया है सबसे, यहाँ पे फंडामेंटल डिविएशन दिखाया गया था। फंडामेंटल डिविएशन इस तरह से लिखा जाएगा।
और इसका संख्या कितना होता है वो आप लोग समझ रहे हैं, कितना संख्या होता है फंडामेंटल डिविएशन के, तो 25। फंडामेंटल टॉलरेंस बोलेगा तब 18 बताना है, फंडामेंटल डिविएशन बोलेगा तो 25। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन डिजाइन कौन पढ़ाएगा सर? मशीन डिजाइन के लिए है नितेश सर है, आप आइए। तो ऑनलाइन क्लास नहीं लीजिएगा सर, ऑनलाइन क्लास भी चलेगा लेकिन आप ऑफलाइन में कोशिश कीजिए जुटने के लिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ये हो गया आपका। देखिए एलवांस जो है वो आपका मैक्सिमम एलवांस, मिनिमम एलवांस, दो तरह का एलवांस होता है, इसको यहाँ से पढ़िएगा, ड्राइंग जो है समझिएगा। फिट जो होता है वो आपका 3 तरह का बेसिकली होता है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये आपका अंदर में उसका फिट है, स्लाइडिंग, रनिंग, लूजिंग, ये सब फिट, उसको देखिएगा वहाँ से। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट हो गया, ट्रांजिशन फिट यहाँ पे लिखाया हुआ है, इसको पढ़िएगा। श्रिंकेज फिट आपका इंटरफेरेंस फिट का ही टाइप है, उसको पढ़िएगा। सिस्टम ऑफ फिट 2 तरह का होता है, एक होल बेसिस सिस्टम और एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, होल बेसिस सिस्टम में क्या करेंगे, होल के साइज को कांस्टेंट रखेंगे और शाफ्ट के साइज को वेरिएशन करेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के फिट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये हम लोग चर्चा तो किए ही है क्लास में, बहुत बढ़िया से समझाया गया है। फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए इसका एडवांटेज क्या क्या है, यहाँ से पढ़िएगा। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में तो शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखना है और होल के साइज को वेरिएशन करना है। शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट और होल के साइज को वेरिएशन, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़िएगा। उसके बाद गेज आपका आ जाएगा, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नॉट गो गेज, ये आपका इंपॉर्टेंट है सवाल। इसमें आपका टेलर प्रिंसिपल के नाम से भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नो गो। इसमें आपका बताया हुआ है ड्राइंग नीचे। इसमें देखिए आपका एक तरफ गो साइड रहेगा, दूसरे तरफ एक साइड गो साइड रहेगा, दूसरे तरफ नो गो साइड रहेगा। मतलब इसको अपर लिमिट का बना दिया जाएगा, इसको लोअर लिमिट का। अब इस होल का साइज हमको चेक करना है, तो गो वाला जाना चाहिए अंदर, चला गया मतलब इसके अनुसार सही है। नोट गो नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, सही हो जाएगा, जॉब सही हो जाएगा। लेकिन नोट गो भी चला गया मतलब आपका जॉब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका है, यहाँ पे आपका ये पढ़ना है। सिविल के लोग भी आ गए हैं ना, तो उसको थोड़ा सा लेट किया जाए, 15-20 मिनट। ठीक है। गौरव कुमार जी बोल रहे हैं कोई पटना में किसी कारणवश से नहीं रहेगा तो उसको मजबूरी है ना ऑनलाइन क्लास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है तो ऑनलाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पटना में रह करके पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मजबूरी क्या है आपके पास, सबसे बड़ा मजबूरी का जो आपके पास ब्रह्मास्त्र आने वाला है वो आपका पढ़ाई आने वाला है, और आप उसी को मजबूरी, हमने एक बार बोला था कि मजबूरी को कभी ये मत बताइए कि हमारी कितनी बड़ी समस्या है, बल्कि समस्या को ये बता दीजिए कि हमारी कितनी कम मजबूरियां हैं। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए, यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, स्पिरिट लेवल, साइन बार, कैलोरीमीटर और एंगल गेज, इसमें से कोई एक आ सकता है, चारों पांचों को पढ़ करके जाना है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में एंगल मेजर करने के लिए हम लोग देखते हैं, एंगल मेजर करने के लिए क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बताया हुआ है एंगल मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे फिगर आएगा, फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसका सर वो वाला कहाँ से आएगा, ये आपका वर्किंग समझ लिया, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। उसका थोड़ा सा इमेज दिखाना चाह रहे थे लेकिन वो निकल नहीं रहा है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं। बेस प्लेट, ब्लेड, मेन स्केल, वार्नियर स्केल, एक्यूट एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको समझिएगा। वर्किंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोसीजर है रीडिंग का, इसको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा प्रोसीजर का, ऐसे लिखवाया हुआ है क्लासरूम में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। स्पिरिट लेवल में क्या होता है, आपका ये डायग्राम बनाना है। स्पिरिट लेवल में बीच में इसमें जो है आपका ईथर भर दिया जाता है, ईथर या अल्कोहल भर दिया जाता है। अल्कोहल में छोटा सा पार्ट छोड़ दिया जाता है। और ये बबल का एक गुण होता है क्या कि आप जब बेंड कीजिएगा तो जिधर हाईएस्ट पोजीशन होगा बबल उसी की तरफ मूव कर जाता है। जैसे कोई भी पाइप में बबल लीजिए और बबल को आप ऐसे मूव कीजिएगा तो बबल जो है जिधर हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ना उधर जाकर के बबल मूव कर जाता है। उसी का फायदा उठा करके ये मशीन बना दिया गया है, आपका इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया क्या, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल आप किस नेम से हैं? मेरा नाम आशुतोष रंजन है। हेलो सर, सौरभ राज, हेलो हेलो,
बोलिए रुपेश ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट सर, पटना में आशुतोष रंजन सर। बिल्कुल, पटना में आशुतोष रंजन सर मेरा नाम है। तो ये आपका स्पिरिट लेवल कैसे काम करता है, अब जब इसको आप किसी सरफेस पे रखिएगा, वो सरफेस यदि इंक्लाइंड है तो आपका ये यहाँ पे स्केल भी बना हुआ है। स्केल क्या करेगा, आपके जैसे ही आप इसको इंक्लाइंड सरफेस पे रखिएगा, यहाँ रखिएगा इसको, तो ये हाईएस्ट पॉइंट इधर होगा, तो ये बबल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मूव करेगा। हाईएस्ट पॉइंट कितना मूव किया ये स्केल में दिख जाएगा, तो आप पता कर लीजिएगा कि ये कितना इंक्लाइंड है। तो इससे हम लोग क्या नाप सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं। ये हो गया आपका वर्किंग। इसका देखिए, इसका वर्किंग जो है स्पिरिट लेवल का इस तरह से वर्किंग बनाया गया है। सेंसिटिविटी जो बताया गया है वो बता दिया गया है क्या है नहीं है। साइन बार समझते हैं, इससे भी एंगल मेजर किया जाता है, लेकिन सिर्फ साइन बार से एंगल नहीं मेजर किया जा सकता। इसके साथ दो गो और इक्विपमेंट चाहिए। वो दो गो कौन चाहिए, एक चाहिए स्लिप गेज, जो यहाँ पे समझाया हुआ है। स्लिप गेज हम लोग समझे थे, स्लिप गेज सरिया दिया गया है, लगा दिया गया है, इससे हाइट पता चल जाएगा। और इस पे एक चाहिए डायल इंडिकेटर, जो कि ऐसे चलेगा, इस पे डायल इंडिकेटर। अब डायल इंडिकेटर जब ऐसे चलेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सरफेस को चेक करेंगे और यहाँ से एंगल निकालेंगे साइन थीटा, जो आपका बेसिक आपका रूल लगाते हैं हम लोग। राम उदागर भाई आशुतोष रंजन सर हैं, हाँ आशुतोष रंजन है। कांस्टेंट चिप मेथड बताइए सर, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ब्रह्मास्त्र क्लास। राम उदागर, हेलो सर। ठीक है, देखिए ये आपका एंगल निकल जाएगा। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। यहाँ से हाइट लेंगे, यहाँ से आप इसका हाइट ले लीजिएगा, इसका ये ले लीजिएगा, यहाँ से एंगल ए वाला निकालना है थीटा, तो ये पता चल जाएगा। हाइट पता है, लेंथ पता है, तो आपका परपेंडिकुलर रूल लगाइएगा साइन थीटा का, और निकल जाएगा। यहाँ से आपका साइन इनवर्स निकाल देंगे। उसके बाद कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर जो होता है वो काम करता है किसके, स्पिरिट लेवल के ही प्रिंसिपल पे बेस पे काम करता है। देखिए यहाँ पे छोटा सा स्पिरिट लेवल लगा दिया जाता है, इसमें आपका रोटरी मेंबर लगा दिया जाता है। इसका चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा डायग्राम बनाए थे। इस डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किए हैं, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो आपका कैलोरीमीटर था उसको यहाँ पे ले लाया गया और यहाँ पे रख दिया गया ऐसे। अब इसमें हम लोग बबल जो लगाए थे वो यहाँ पे बबल लगा था इसमें। अब बबल क्या करता है कि हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मूव करता है, तो ये सरफेस इंक्लाइन है तो हाईएस्ट पॉइंट की तरफ मतलब इधर मूव कर जाएगा। अब इधर कितना मूव किया ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको यहाँ से। देखिए ये जब मूव करेगा आपका, जब ऐसे रखिएगा इस तरह से सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, जब उधर मूव कर गया मतलब ये इसको हम लोग फिर पकड़ करके और सीधा करेंगे और इसको फिर से बीच में सेट करेंगे। जब बीच में सेट करेंगे तो कितना दूर ले गए हैं, कितना टर्न करवाएं तब वो बीच में आया, ये पता चल जाएगा स्केल पे। तो यहाँ से भी हम लोग एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा। इसका यूज एंगल गेज है, एंगुलर स्टैंडर्ड, जिसमें कि आपका सेट जो होता है 12 पीस का सेट होता है, जिसमें इस तरह का सीरीज होता है। इस पे न्यूमेरिकल बनता है। यदि याद रहेगा आपको, या सवाल में डायरेक्टली दे दिया जाता है या नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि 12 गो सेट कौन कौन सा है, 13 पीस का सेट कौन कौन सा है, उसको याद रखना है, तभी बनेगा। देखिए एक्यूरेसी इस तरह का सेट होता है। इसका मेथड क्या है, ये आपका खत्म हो गया पहला यूनिट। अब दूसरा यूनिट का हम लोग देखेंगे। इसका कहाँ है, और यूनिट नहीं शो कर रहा है सर, है कहाँ? इसका और वाला जो स्लाइड है वो कहाँ चला गया? हाँ, ये देखिए थ्रेड्स एंड गियर मेजरमेंट के लिए है। तो थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट के लिए ये आपका थ्रेड दिखाया गया है। थ्रेड में आपका रूट होता है, क्रिस्ट होता है, फ्लैंक होता है, सब समझ रहे हैं। मेजर डाया, माइनर डाया, इफेक्टिव डाया, पिच डायामीटर क्या होता है, डेप्थ ऑफ थ्रेड किसको बोलेंगे,
ये सब लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको, कौन कौन सा चीज़ है, क्या होता है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड इरर। स्क्रू थ्रेड इरर में कौन सा इरर आता है? पिच इरर, पीरियोडिक इरर। पीरियोडिक इरर मतलब हर बार इरर जो है वो रिपीट करते जाएगा, P1 P2 हुआ, फिर P1 P2, फिर P1 P2, इस तरह का इरर आ रहा है तो कैसा इरर हो गया? पीरियोडिक इरर हो जाएगा। वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसीलिए टाइम एंड हो गया सर। हाँ, आप लोग सिविल वाले जुड़ गए होंगे लोग, थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय दिया जाए, थोड़ा सा इन लोग का लेट आ गया, सिलेबस हो गया है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रोग्रेसिव पिच इरर जो है वो हो गया। उसके बाद फिर आपका इसको पढ़ लीजिए आप लोग, फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर है, इससे आप लोग इरर मेजर कर सकते हैं आप लोग, पिच वगैरह। एप्लीकेशन फ्लोटिंग कैरिज का वायर मेथड, 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में 2 वायर मेथड है, उसको हम लोग पढ़े थे। इसको देखिएगा, 2 वायर मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाइएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, कॉन्टेक्ट कोड मेथड भी है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है जो कि स्क्रू मेजरमेंट करने के लिए होगा, सिंपल माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि आपका यहाँ पे स्क्रू बनाया हुआ रहता है, मतलब थ्रेड बनाया हुआ रहता है, थ्रेड टाइप का, जिसके अंदर की जा करके ये चला जाता है अंदर में, और ये आपका एक्चुअल रीडिंग बताता है, यहाँ पे रीडिंग की कितना है बैरल में, तो ये आपका उसके फायदा है। गियर मेजरमेंट के लिए टर्मिनोलॉजी जानेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी है कि एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, एडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल क्या होता है, टोटल डेप्थ क्या होता है, टूथ थिकनेस क्या होता है। इसका 2 मेथड है, एनालिटिकल और आपका फंक्शनल मेथड, ये फंक्शनल इंस्पेक्शन, ये दोनों मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। टूथ थिकनेस कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। एक गियर टूथ कांस्टेंट कोड मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके जाइएगा, बी वाला कांस्टेंट कोड मेथड को। कांस्टेंट कोड मेथड जो है वो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। गियर टूथ वार्नियर वाला भी, गियर टूथ वार्नियर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ करके जाना है, ये और बी दोनों को, तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे सबका लिखाया हुआ है, गियर टूथ वार्नियर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका कैलकुलेशन बताया गया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं बात को आप लोग? नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ाइएगा, आप जुड़िए, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं। इरर इन गियर, बैकलैश है, ये देखिए आपका हो गया दूसरा यूनिट। उसके बाद 3rd यूनिट का हम लोग देख लेते हैं। फिर से उनको बुला दीजिए। फिर से उसको लाइए ना शुरू। हाँ, देखिए सरफेस फिनिश मेजरमेंट के लिए है, तो इसमें सरफेस फिनिश के लिए बहुत सारा मेथड है। सरफेस टेक्सचर क्या होता है आपको ये सब जानना है, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर, ये आपको बताया हुआ है किस तरह से होता है, इसको पढ़िएगा एक बार। उसके बाद टर्मिनोलॉजी आता है, रियल सरफेस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सरफेस क्या होता है, इफेक्टिव प्रोफाइल क्या होता है, सैम्पलिंग लेंथ क्या होता है, फ्ला क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपसे। ले क्या होता है, इसके बारे में जानिएगा। उसके बाद सरफेस रफनेस पैरामीटर है, आर क्या होता है, आर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि इस तरह का सरफेस है तो y1 y2 y3 yn तक जाएगा, तो इस सबका आर वैल्यू निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, y1 + y2 3 + y3 + yn तक बड़ा बाई n कर देंगे, तो ये आर वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आरजेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आरजेड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 हाईएस्ट पॉइंट लेंगे और 5 लोवेस्ट पॉइंट ले लेंगे, दोनों के डिफरेंस को निकाल देंगे, तो आपका आरजेड वैल्यू निकल जाएगा। देखिए R1 + R2 सब बड़ा वाला को जोड़ दिए एक साथ, और सब छोटा वाला को एक जगह जोड़ के दोनों को माइनस कर दिए, तो आरजेड वैल्यू निकल गया। आरएमएस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रूट मीन वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देना है सबको जोड़ करके। अब जैसे आरए वैल्यू निकाले तो उसी का और केवल रूट लगा देना है। स्केले वैल्यू क्या होता है, सीएलए वैल्यू, सेंटर लाइन एवरेज मेथड इसको बोलते हैं। सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू में सबका हाइट लेंगे और सबका हाइट को ऐड करके और एन से डिवाइड मतलब एवरेज निकाल देंगे, तो निकल जाएगा आपका। ये सरफेस फिनिश सिंबल होता है, कौन सा सिंबल होता है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला है। इसमें सिंबल में आपसे देखिए सिंपल ऐसे पूछा हुआ है, मतलब 50 माइक्रोन का आरए वैल्यू है। एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है उल्टा ट्रायंगल, तो 12 से 25 था, इसका सबका अलग अलग वैल्यू है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। विजुअल इंस्पेक्शन, टच इंस्पेक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। टूल टेस्टिंग जो होता है,
पैरेललिज्म वगैरह कैसे चेक करते हैं, ये सब है। इसी के साथ आपका ख़त्म हो गया आपका पूरा। पास कैसे होंगे, पास हो जाइएगा आप, पढ़िए तो एक बार सही, ठीक है। जो बताया गया है उसको एक बार कीजिए, आपसे कर लीजिएगा। और आज ख़त्म कर रहे हैं हम लोग इसके